तनीषा ने अदा से कहा, हाय, आई एम तनीषा और आई थिंक तुम्हारा नाम मयंक है। दिखने में तो हीरो लग रहे हो। तुम्हें तो ऑफिस में नहीं, दिल में बिठा कर रखना चाहिए। सोच रही हूं कि तुम्हें 5 लाख रुपए महीने की सैलरी पर रख लूं। मयंक ने कंफ्यूजन में पूछा, 5 लाख की सैलरी? ये आप क्या कह रही हैं तनीषा जी? मैं तो 30,000 सैलरी वाले ड्राइवर के जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करिए। तनीषा ने इस बार थोड़ा मनमोहक अंदाज में कहा, जानती हूं कि तुम यहां ड्राइवर के जॉब के लिए आए हो, पर बात ऐसी है कि राइट नाउ यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी मयंक बेबी। और मैं तुम्हें ड्राइवर के जॉब के लिए नहीं, किसी और जॉब के लिए हायर करना चाहती हूं। क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि एक मामूली से ड्राइवर के जॉब का इंटरव्यू लेने के लिए कंपनी की सीईओ खुद क्यों आई है? दरअसल मयंक एक अनाथ लड़का था और 5 साल बाद वो दिल्ली वापस आया था। उसे नौकरी की बहुत सख्त जरूरत थी, पर उसके पास ना कॉलेज की डिग्री थी और ना किसी काम का एक्सपीरियंस। इसी वजह से वो जहां भी नौकरी की तलाश में जाता, बेइज्जत होकर खाली हाथ लौटा था। पिछले 15 दिनों में उसने 20 से ज्यादा जगह इंटरव्यू दिया था, पर कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आज वो अपने साथ अनाथालय में रह चुके दोस्त कुणाल के कहने पर देश की सबसे बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, पर केबिन में जाकर उसके साथ कुछ और ही होने लगा था। इंटरव्यू लेने के लिए कंपनी की सीईओ तनीषा आई थी। 5 फीट 7 इंच हाइट, गोरा रंग, छरहरा बदन, सफेद रंग का टाइट शर्ट और घुटनों से ऊपर लंबाई वाले काले रंग की मिनी स्कर्ट और उसके साथ रेड हाई हील्स। उफ, तनीषा की खूबसूरती और अदा ही कुछ ऐसी थी कि कोई साधु भी पिघल जाए। और मयंक तो फिर एक आम लड़का था जिसने ऐसी बला की खूबसूरत लड़की एक जमाने से नहीं देखी थी। पर आज मयंक के लिए लड़की से ज्यादा जरूरी नौकरी थी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी इंटरव्यू देकर यहां से जाना चाहता था। पर तनीषा को देखकर यह लग रहा था कि वो मयंक का इंटरव्यू लेने से ज्यादा मयंक को रिझाने में लगी थी। तनीषा ने एक और चांस लेते हुए कहा, देखने में तो बहुत स्ट्रांग लगते हो तुम। लगता है रोज हैवी वर्कआउट करते हो। मेरे काम के लिए बिल्कुल तुम जैसा आदमी ही चाहिए। मयंक ने घबराते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, मुझे नौकरी की जरूरत है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे साथ गलत हरकत करो। बात करते करते जब तनीषा मयंक के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई तो मयंक को थोड़ा अजीब लगने लगा। एक मर्द के तौर पर उसे तनीषा जैसी लड़की का अपने इतना करीब आना अच्छा लग रहा था। वो जानता था कि अगर उसने तनीषा को और आगे बढ़ने दिया तो कुछ भी हो सकता है। पर तनीषा तो जैसे मयंक की कोई बात सुन ही नहीं रही थी। अचानक तनीषा ने मयंक के गले में हाथ डाला और जैसे बेल किसी पेड़ से लिपटती है वैसे लिपट गई। मयंक ने खुद को तनीषा से दूर करते हुए कहा, छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। अगर इंटरव्यू करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं जाता हूं। तनीषा ने थोड़े गुस्से में कहा, मयंक, एक बात कान खोलकर सुन लो। यहां तुम आए तो अपनी मर्जी से हो, पर जाओगे मेरी मर्जी से। और मेरी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चुपचाप अब सामने की कुर्सी पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम बताती हूं। अब मयंक तनीषा के सामने एक कुर्सी पर बैठा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो तो एक मामूली ड्राइवर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था, पर यहां तो कुछ अलग ही खेल चल रहा था। तनीषा ने इस बार कुछ सीरियस होकर कहा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी शरारत थी। मयंक, चलो अब सीधे काम की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि इस काम को करने के लिए तुम्हें हर महीने 5 लाख रुपए मिलेंगे और साथ ही तुम्हें एक घर और गाड़ी भी मिलेगी। मयंक ने चौंक कर कहा, आप किस काम की बात कर रही हैं? जरा खुलकर बताइए। मयंक ने जैसे ही यह कहा, तनीषा अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और उसने कुछ ऐसा किया जो मयंक सोच भी नहीं सकता था। मयंक ने लगभग उछलते हुए कहा, ये आप क्या कर रही हैं?
आप मेरी गोद में क्यों बैठ गई? तनीषा जैसी हॉट और खूबसूरत लड़की के गोद में बैठने से मयंक को जैसे कुछ होने लगा था। तनीषा मयंक के बेहद करीब आ गई थी और उसके बालों में उंगली फेराते हुए उसने बड़ी अदा के साथ कहा, मयंक बेबी, तुम्हें मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनना होगा। मयंक ने इस बार कुछ झल्लाते हुए कहा, हटो मेरे ऊपर से, ये क्या मजाक है? फेक बॉयफ्रेंड, ये क्या होता है? मयंक को जब लगा कि वो अपने होश खो बैठेगा तो वो उसे धकेल कर खड़ा हो गया। तनीषा ने आंख मारते हुए कहा, फेक बॉयफ्रेंड मतलब तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा और इसके लिए तुम्हें सिर्फ पैसा, घर, गाड़ी नहीं मिलेगा। तुम मेरे साथ घूमोगे, फिरोगे, टाइम स्पेंड करोगे और इतना ही नहीं, तुम्हें मेरे साथ वो सब भी करना होगा जो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करते हैं। हुँ? इतना कहकर तनीषा ने टेबल से उठकर परफ्यूम लगाया और मयंक के सामने आकर खड़ी हो गई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, ये लो तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी और आज शाम से ही तुम्हें काम शुरू कर देना है। परफ्यूम की खुशबू से मयंक को जैसे एक बीती बात याद आ गई और उसने गुस्से में कहा, दूर हटो मुझसे, नहीं बनना तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड मुझे, मैं जा रहा हूं। तभी तनीषा ने अगले ही पल चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ, ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। मयंक को जब तक कुछ समझ आता उसके पहले ही तनीषा ने अपने बाल बिखेर दिए, होठों पर मौजूद अपनी लिपस्टिक फैला दी और आंखों से काजल फैला दिया और अपने कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए। तनीषा ने आगे धमकी भरे लहजे में कहा, अगर तुमने इस कैबिन से एक कदम भी बाहर रखा ना तो तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। तो सोच लो, क्या चाहते हो तुम, मेरा फेक बॉयफ्रेंड बन के ऐश की जिंदगी या फिर मौत? मयंक ने गुस्से में बिफरते हुए कहा, तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा, पर मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। इतना कहकर मयंक तनीषा को एक तरफ धकेलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी अचानक से दरवाजा धड़ाम से खुल गया। गुजराल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे कहां जा रहा है? मैडम के साथ बदसलूकी करता है, तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगा। दरवाजा खुलते ही सामने ब्लैक सूट पहने नजर आया एक 6.5 फीट का लंबा चौड़ा आदमी और उसके साथ 2 लोग और भी थे जिनकी हाइट भी 6 फीट से कम नहीं थी, पर उस आदमी की बॉडी और स्वैग के सामने वो कुछ नहीं लग रहे थे। तनीषा ने मौका पाकर कहा, मयंक बेबी, मैं जो बात प्यार से कह रही थी वो मान लेते तो अच्छा होता। अब गुजराल और उसके आदमी तुम्हारी खातिर करेंगे। तुम आए यहां अपने पैरों पर हो, पर जाओगे 4 कंधों पर। तनीषा के इतना कहते ही गुजराल के 2 आदमियों ने मयंक को पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया और गुजराल सामने आकर खड़ा हो गया। गुजराल ने आगे कहा, देख मयंक, आखिरी मौका है, जो तनीषा मैडम कह रही हैं मान ले, नहीं तो पहले हम तुझे मारेंगे और फिर मैडम के साथ जबरदस्ती करने के केस में तुझे अंदर करवा देंगे, फिर जिंदगी भर तू जेल में। लेकिन अगले पल जो हुआ उसे देखकर कमरे में मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुजराल की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कुर्सी पर बैठे बैठे मयंक ने गुजराल के पेट में जबरदस्त मुक्का मार दिया और अगले ही पल वो चीते की फुर्ती से उछला और दोनों बॉडीगार्ड्स के मुंह पर इतनी जोर से लात मारी कि वो दोनों वहीं पर जमीन पर गिर गए। मयंक ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, तो क्या कह रहा था तू मुस्टंडे, मुझे मारेगा? तू जानता नहीं कि मयंक क्या चीज है। और हां तनीषा, अगली बार मयंक से भिड़ने के लिए किसी मर्द को लाना, इन जैसे नामर्दों को नहीं। इतना कहकर मयंक दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि उसके कदम लड़खड़ा गए और उसकी चीख निकल गई, आ! क्योंकि गुजराल ने एक चाकू निकालकर सीधे मयंक के पैर पर मार दिया था। मयंक लड़खड़ा कर नीचे जमीन पर गिर गया और गुजराल और उसके दोनों मुस्टंडे गुंडों ने मयंक को खड़ा कर कुर्सी से बांध दिया। गुजराल ने गुस्से भरे लहजे में कहा, बहुत मुंह चल रहा था ना तेरा, गुजराल पर हाथ उठाने की जरूरत की तूने, अब देख
तेरा क्या अंजाम होता है। ले चलो इसे बेसमेंट में। गुजराल और उसके आदमी मयंक को कैबिन के अंदर लगी लिफ्ट से एक बेसमेंट में ले गए और एक कुर्सी पर बांध दिया। उस कुर्सी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस कुर्सी का इस्तेमाल लोगों को टॉर्चर करने के लिए ही किया जाता है। वहां बेसमेंट में पहुंचते ही गुजराल और उसके आदमियों ने मयंक को ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया। तभी तनीषा ने बीच में उन्हें टोकते हुए कहा, रुक जाओ, अब इसे मैं मारूंगी। अचानक वहां तनीषा को देखकर सब चौंक गए। तनीषा के हाथ में गुजराल का चाकू था और अब वो एक घायल नागिन की तरह गुस्से में मयंक की तरफ बढ़ने लगी। तनीषा ने मयंक का गिरेबान पकड़कर कहा, तुम्हें अपने हुस्न के समंदर में गोते लगाने का ऑफर दिया था, पर तुमने नहीं माना। अब तुम्हारी लाश किसी नाले में मिलेगी। इतना कहकर तनीषा ने मयंक की गर्दन पर चाकू रख दिया। तभी वहां के शोर में तनीषा के फोन की घंटी बजी। तनीषा ने फोन रिसीव करते ही कहा, हाँ, वो अभी यहीं है। गुजराल के आदमियों ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की है और अब बस इसका गेम ओवर होने वाला है। तभी तनीषा ने चौंकते हुए फोन पर पूछा, आर यू श्योर? मुझे तो लगा था कि ठीक है, मैं अभी आती हूं। फोन रखने के बाद तनीषा के चेहरे का रंग बदल गया और उसने गुजराल की तरफ देखकर थोड़ा घबराते हुए कहा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है गुजराल, तुम इसे संभालो और एक बात का ध्यान रखना, इसे जान से नहीं मारना है। इतना कहकर तनीषा चाकू वहीं पर फेंककर तेज कदमों से वहां से निकल गई। न गुजराल को और ना ही मयंक को समझ आया कि तनीषा वहां से इतनी जल्दी क्यों निकल गई। गुजराल ने खिसियाते हुए कहा, मैडम तो गई, अच्छा ही हुआ। अब मैं और मेरे आदमी तेरी अच्छे से कुटाई करेंगे और हां, हम तुझे मारेंगे नहीं, पर तू खुद अपनी जान ले लेगा। इतना कहकर गुजराल ने मयंक के मुंह पर एक जबरदस्त मुक्का मारा, पर चीख निकली गुजराल की। गुजराल ने चीखते हुए कहा, तू आजाद कैसे हुआ? गुजराल को कुछ समझ आता उसके पहले मयंक ने ताबड़तोड़ गुजराल और उसके दोनों आदमियों को मारना शुरू कर दिया। इस वक्त मयंक में एक अलग ही पागलपन नजर आ रहा था। तभी गुजराल ने तनीषा का फेंका चाकू उठाया और मयंक पर वार कर दिया। कौन है ये तनीषा? क्यों मयंक को वो अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी? कौन है मयंक? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माफिया लवर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गुजराल ने मयंक पर चाकू से वार किया, पर मयंक ने उसके वार को बचा लिया और गुजराल कुछ समझ पाता उसके पहले ही मयंक ने गुजराल से चाकू छीन लिया और गुजराल के पैर पर मार दिया। मयंक ने घूरते हुए कहा, मुझे मारने का सोचना भी मत पहलवान। तू जानता नहीं मयंक किस चीज का नाम है। अब अपनी जान बचाना चाहता है तो अपना पर्स निकाल और जितना माल है मेरे हवाले कर। इस बात पर गुजराल ने हंसते हुए कहा, कैसा पागल है रे तू? तुझे तनीषा मैडम अय्याशी करने के लिए लाखों दे रही थी, वो छोड़कर तू मेरे से चिल्लर लूटना चाहता है। लेकिन मयंक ने गुजराल की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके पर्स से पैसे निकालकर गुजराल के मुंह पर लात मारकर वहां से निकल गया। बिल्डिंग से बाहर निकलकर मयंक ने गुजराल के पर्स से निकाले पैसे गिने और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। इतने दिनों के बाद आज उसकी जेब में पूरे 10,000 रुपए थे। पैसे जेब में संभाल कर रखने के बाद मयंक एक मॉल में घुस गया। उसे कुछ खरीदना नहीं था, वो बस गुजराल और उसके आदमियों से छुपने के लिए मॉल में घुसा था। अंदर जाकर उसने एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक ऑर्डर की और पीने लगा। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आज इंटरव्यू के नाम पर उसके साथ क्या हुआ था। उसके दोस्त कुणाल ने तो कहा था कि ड्राइवर का जॉब है और बड़ी आसानी से उसे काम मिल जाएगा, पर वहां तनीषा तो उससे कुछ और ही चाह रही थी। तनीषा को याद करते ही उसे उसके परफ्यूम की याद आ गई और उसे एक झटका सा लगा। मयंक खुद से बात करते हुए बोला, अब याद आया तनीषा का वो परफ्यूम जाना पहचाना क्यों लग रहा था मुझे। बस स्टॉप के पीछे खड़ी रहने वाली बाजारू लड़कियां उसी तरह का परफ्यूम लगाती हैं, पर इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ
बाजारू लड़कियों वाला सस्ता भड़कीला परफ्यूम क्यों लगाएगी? या फिर वो कंपनी की सीईओ नहीं, कोई और थी? मयंक जितना सोच रहा था उतना उसका दिमाग कंफ्यूज हो रहा था। उसने एक और ड्रिंक ऑर्डर की और उसके बाद उसे एक बार में पूरा पी गया। एक बार में ड्रिंक खत्म करते ही उसका सिर घूमने लगा और उसे ख्याल आया कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से उठा और रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया। बाहर अब शाम हो गई थी और दिल्ली की सर्दियों की शाम कुछ लोगों के लिए रूमानी होती है और कुछ लोगों के लिए किसी सजा से कम नहीं होती। और मयंक के लिए दिल्ली की सर्दी वाकई में किसी सजा से कम नहीं थी। यहां से उसका झोपड़पट्टी वाला घर भी काफी दूर था और उसके पास कोई गर्म कपड़ा भी नहीं था। नशे की वजह से मयंक का एक एक कदम चलना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसकी नजर एक ब्रिज के नीचे लगी बेंच पर पड़ी, जहां उसके जैसे फटे हाल लोग बैठे या लेटे हुए थे। मयंक ने सोचा कि दिल्ली में कोई उसे जानता नहीं, और अगर कोई जानता भी है तो उसे फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों ना घर जाने की जगह इसी ब्रिज के नीचे कुछ देर आराम कर लिया जाए। अबे हट यहां से और जाकर कुछ काम कर, बेकार निठल्ले जैसे पड़ा है। मयंक ने बेंच पर सोए एक भिखारी को धक्का देते हुए कहा। भिखारी ने उससे गुस्से में कहा, अबे कौन है तू? तेरे बाप की बेंच है क्या? और काम होता तो यहां ऐसे भूखा पैसा पड़ा नहीं होता। ये ले, इससे काम चल जाएगा क्या तेरा? भिखारी की बात सुनकर मयंक ने अपनी जेब से एक 500 रुपए का नोट निकालकर हवा में लहराया। नोट देखकर भिखारी की आंख में चमक आ गई और उसने लपक कर नोट पकड़ने की कोशिश की। मयंक ने उस भिखारी को रोकते हुए कहा, सुन बे चिलगोजे, मैंने मुफ्त में अपने बाप को भी पैसे नहीं दिए, तुझे कैसे दे दूं? एक काम कर, ये तेरा कंबल दे और 500 ले जा। भिखारी ने हंसते हुए कहा, 1000 देगा तो कंबल दूंगा। मुझे पता है तू मेरी जगह सोना चाहता है और बिना कंबल के दिल्ली की इस ठंड में तू जी नहीं पाएगा। मयंक ने भिखारी की बात पर कहा, बहुत तेज है रे तू, ले 1000 रुपए और इधर नजर मत आना। मयंक ने भिखारी से कंबल छीनकर उसे 1000 रुपए दिए और फिर वहीं बेंच पर कंबल ओढ़कर लेट गया। लेकिन कुछ देर के बाद ही मयंक चीख पड़ा, अबे कौन पैर पर चढ़ रहा है? किसकी मौत आई है? टीना ने दर्द से करहाते हुए कहा, आ मरी मेरा पैर। यू यू इडियट, चीप गरीब भिखारी। मयंक इतनी गहरी नींद में सो गया था कि उसे होश ही नहीं था कि वो ब्रिज के नीचे बेंच पर सोया है। जब नींद में उसे लगा कि कोई उसके पैर के पास है, उसे लगा गुजरात में नहीं करता। मयंक की हर बात से टीना को उससे नफरत होती जा रही थी, पर उसकी मजबूरी थी, वहां और कोई था भी नहीं। और टीना के पैर में इतना तेज दर्द था कि उसके लिए एक कदम चलना भी मुश्किल था। टीना ने पूछा, बोलो कितने पैसे चाहिए? मयंक ने फट से जवाब दिया, 2000 रुपए। टीना ने चौंकते हुए पूछा, 2000? सिर्फ सड़क पार कर कर गाड़ी में बैठाने के लिए? मयंक ने दोहराया, सोच लो, चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। टीना ने कुछ सोचकर कहा, रुको, ये लो 2000। टीना के 2000 रुपए देते ही मयंक मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर उसे सड़क पार कराने लगा। टीना ने करहाते हुए कहा, मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा, प्लीज कुछ करो। मयंक ने टीना को संभालते हुए कहा, 5000 रुपए लगेंगे। टीना ने गुस्से में कहा, लो ये 5000। तुमसे घटिया आदमी नहीं देखा, मदद के नाम पर लूटने वाला। लेकिन अगले ही पल टीना चिल्लाने लगी, ये क्या कर रहे हो? उतारो मुझे ऐसे क्यों छू रहे हो? 5000 रुपए लेते ही मयंक ने टीना को किसी खिलौने की तरह अपनी गोद में उठा लिया। टीना का चेहरा मयंक के चेहरे के इतने करीब था कि मयंक के मुंह से आने वाली शराब की बदबू टीना साफ महसूस कर पा रही थी और उसे मयंक से घिन आ रही थी। वहीं मयंक टीना को इतना करीब पाकर शैतानी हंसी के साथ मुस्कुरा रहा था। टीना गुस्से से मयंक को गालियां दे रही थी और मयंक अपनी मस्ती में उसे गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी मयंक ने कुछ ऐसा किया कि टीना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। टीना ने शर्म से घबराते हुए कहा,
बस बस यही मेरी गाड़ी है। मयंक ने कार देखकर कहा, BMW स्पेशल एडिशन? ऐसी गाड़ी तो पूरे देश में बस 4 लोगों के पास है। मतलब तुम कुछ ज्यादा ही अमीर लड़की हो। पहले पता होता तो 5,000 की जगह 10,000 मांगता। टीना ने चौंकते हुए कहा, शक्ल से तो चोर लगते हो, पर गाड़ी की इतनी नॉलेज? मयंक ने जवाब दिया, ऐसी गाड़ी मैंने चलाई भी है, बस वो कुछ और दिन थे। कहो तो तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूं, इस बार पैसे नहीं लूंगा। टीना ने शर्माते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो, पर हां, अगर मुझे इधर उधर छुआ ना तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मयंक ने टीना को हॉस्पिटल छोड़ने का ऑफर दिया तो टीना मना नहीं कर सकी। मयंक ने उसे गोद में उठाकर सीट पर बैठा दिया। टीना को मयंक से नफरत हो रही थी, पर ना जाने क्यों उसका खुद का दिल और दिमाग साथ नहीं दे रहा था। टीना ने मयंक को ड्राइव करता देखकर कहा, गाड़ी तो काफी अच्छी चला लेते हो, फिर ऐसे फुटपाथ पर क्यों सो रहे थे? मयंक ने ड्राइव करते हुए जवाब दिया, बस ये समझ लो किस्मत का खेल है ये सब। कभी ऐसी और इससे भी महंगी गाड़ियां चलाता था, और अब तुम जैसी गाड़ियों वाली से पैसा लेकर जिंदगी चला रहा हूं। लो, आ गया तुम्हारा हॉस्पिटल। मयंक टीना को हॉस्पिटल में छोड़कर वापस जा रहा था कि तभी टीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। टीना ने कहा, रुको, ये लो 5,000 रुपए, और शायद तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। टीना के हाथ से पैसे लेकर मयंक ने कुछ ऐसा किया कि टीना ने मयंक को एक बहुत बुरी गाली दी। टीना ने गुस्से में गाली देते हुए कहा, तुम नहीं सुधरने वाले, गंदी नाली के कीड़े कभी अपनी हरकत से बाज नहीं आते। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, और अगर मैंने अपने डैड को फोन कर दिया ना तो तुम्हारी लाश का पता भी नहीं चलेगा। हुआ यह था कि टीना से पैसे लेते हुए मयंक बेकाबू हो गया और टीना को किस कर दिया। टीना का गुस्सा देखकर उसने टीना की तरफ आंख मारी और पैसे लेकर हॉस्पिटल से निकल पड़ा। बाहर निकलकर मयंक ने अपनी जेब से पैसे निकालकर गिने और हंस पड़ा। मयंक महीनों तक इज्जत की नौकरी के लिए दर दर भटकने पर भी बेरोजगार ही रहा, और आज एक दिन में उसने 2 लोगों से 20,000 हड़प लिए थे। मयंक ने एक टैक्सी रोकते हुए कहा, ए टैक्सी, इधर आना। टैक्सी ड्राइवर ने मयंक से पूछा, सर क्या आप सही में वहां जाना चाहते हैं? मयंक ने कुछ खींचते हुए कहा, अबे जहां चलने को बोला है चुपचाप वहां चल, और ये पकड़ 500, भाड़े के अलावा जो भी होगा तेरी टिप। अब चुपचाप चल। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, पर साहब आप जिस जगह जाने का बोल रहे हैं वो जगह तो। मयंक ने गुस्से में कहा, चुप कर, एक शब्द और बोला तो मारना शुरू कर दूंगा। अब गाड़ी चला, ज्यादा सवाल मत कर। मयंक ने टैक्सी वाले को जिस जगह जाने को बोला था उस जगह का नाम सुनकर टैक्सी ड्राइवर को कुछ अजीब लगा और उसने मयंक को समझाने की कोशिश की, पर मयंक कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिर कौन है ये टीना? क्या मयंक तनीषा और गुजराल की गुत्थी सुलझा पाएगा? हॉस्पिटल से निकलकर मयंक कहां जाने वाला है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माफिया लवर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मयंक के गुस्से को देखकर टैक्सी ड्राइवर चुप हो गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मयंक पीछे की सीट पर खिड़की से सिर टिकाकर बैठ गया और समझने की कोशिश करने लगा कि एक दिन में उसके साथ बहुत कुछ हो गया था। पहले तनीषा, उसके बाद टीना जैसी 2 हसीनाओं से मिलना, गुजराल के गुंडों से झगड़ा, नौकरी के चक्कर में ये सब होगा मयंक ने कभी नहीं सोचा था। पर इस पूरे दिन में एक बात अच्छी हुई थी, वो ये कि मयंक ने गुजराल और टीना से काफी पैसे कमा लिए थे और अब वो इन पैसों से ऐश करना चाहता था। अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा, साहब आपने जो जगह बोली थी वो आ गई। ड्राइवर की आवाज से मयंक का ध्यान टूटा और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या बात कर रहा है? अभी तो तूने 2 मिनट भी गाड़ी नहीं चलाई और वो जगह आ भी गई। देख, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। 500 रुपए दिए हैं तुझे सही जगह पहुंचाने के लिए। ड्राइवर ने कहा, सर जो जगह आपने बोली थी वही जगह है, यकीन ना है तो देख लीजिए।
मयंक ने खिड़की से बाहर झांका तो सामने उसे रंगीन नियॉन लाइट से जगमगाता नाइट क्वीन बार दिखाई दिया। मयंक ने चिढ़ते हुए कहा, यह नाइट क्वीन बार इतनी पास था? अबे चिरकुट ड्राइवर, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ड्राइवर ने कहा, सर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, पर आपने मुझे डांट कर चुप करवा दिया। आप चाहें तो ये 500 रुपए रख लीजिए। ड्राइवर की बात सुनकर मयंक शर्मिंदा हो गया। फिर भी उसने अकड़ दिखाते हुए कहा, रख ये 500, तू भी क्या याद रखेगा। इतना कहकर मयंक नाइट क्वीन बार के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक वक्त पर नाइट क्वीन उस इलाके का सबसे फेमस बार था, जहां एंट्री हॉल में नॉर्मल बार था और सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने पर बेसमेंट का नजारा कुछ अलग ही था। बेसमेंट में हर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ कुछ खास लोग ही नीचे बेसमेंट में जाते थे और नीचे बार डांसर्स उन खास कस्टमर्स को अपने डांस और मदमस्त अदाओं से मदहोश कर देती थी और बदले में वो कस्टमर्स उन बार बालाओं पर एक एक रात में लाखों लुटा देते थे। पर अब नाइट क्वीन बार पहले जैसा नहीं रहा था। बेसमेंट में अब बार डांसर्स नहीं नाचती थी, बल्कि गजल नाइट होती थी और पहले की तरह लाखों उड़ाने वाले कस्टमर्स की जगह अब कॉरपोरेट नौकरी करने वाले और छोटे मोटे बिजनेसमैन वहां आते थे। मयंक हॉल से होता हुआ सीधे बेसमेंट में पहुंच गया, जहां एक गजल सिंगर एक मशहूर गजल गायक की गजल सुर और ताल में गाए जा रहा था। मयंक उस गजल सिंगर के सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ गया। मयंक ने आगे एक वेटर को इशारा करके बुलाकर कहा, वेटर, एक पटियाला और साथ में एक प्लेट कबाब। मयंक ने कुर्सी पर बैठते ही तेज आवाज में वेटर को अपना ऑर्डर दिया और उसकी आवाज सुनकर गजल सिंगर चुप हो गया। मयंक ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे इंडिया के आइडल चुप क्यों हो गए? गाते रहो। हे वेटर, एक पेन पेपर लेकर आ। वेटर से पेन पेपर लेकर मयंक ने कुछ लिखा और 500 के 2 कड़क नोट देकर उसे सिंगर के पास जाने को कहा। सिंगर ने पहले पेपर पर लिखा नोट पढ़ा और फिर 500 के 2 नोट हाथ में लेकर मयंक की तरफ मुस्कुराया और गाना शुरू किया, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। मयंक ने अपनी ड्रिंक उठाई और एक बड़ा सा घूंट भर लिया और आंख बंद कर गजल के मजे लेने लगा। रागिनी ने अदा से कहा, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? मयंक का ध्यान एक लड़की की आवाज से टूटा और जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसके सामने एक काले डीप नेक गाउन में बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। कपड़ों और शक्ल से वो बहुत इज्जतदार और पैसे वाले घर की औरत लग रही थी और नाइट क्वीन बार जैसी जगह में ऐसी औरत पहली बार आई थी, इसलिए मयंक के साथ साथ बार का स्टाफ भी एक टक उसे देख रहा था। मयंक ने उस लड़की की ओर देखते हुए कहा, आप चाहे जहां बैठ सकती हैं। लगता है आप गलती से इस बार में आ गई हैं। रागिनी ने बेतकल्लुफ अंदाज में कहा, मैं यहां गलती से नहीं आई हूं, मुझे इस जगह के बारे में अच्छे से पता है। मैं तो बस यहां गजल सुनने के लिए आई थी और तुम सिंगर के सामने अकेले बैठे थे। बेटा जरा इधर आना। मयंक से बात करते करते उस औरत ने वेटर को बुलाया और वो कुछ कहती उसके पहले ही मयंक बोल पड़ा, वेटर, मैडम के लिए एक ओल्ड फैशन कॉकटेल लेकर आओ, मेरी तरफ से। रागिनी ने चौंकते हुए कहा, ओल्ड फैशन? वाओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है? वैसे इस बार में ये सब भी मिलता है, ये मुझे नहीं पता था। लगता है तुम इस बार में रेगुलर आते हो। वैसे तुम्हें देखकर लगा नहीं था कि तुम्हें इतनी क्लासी शराब के बारे में पता होगा। इस पर मयंक ने कहा, नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह इस बार में आज पहली बार ही आया हूं और मेरे कपड़ों पर मत जाओ। मुझे दुनिया भर की शराब के बारे में पता है। 20 से ज्यादा देशों में घूम चुका हूं मैं। मयंक की बात सुनकर रागिनी चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गंदी शर्ट और जीन्स पहना हुआ यह आदमी 20 देशों में घूम चुका होगा। रागिनी ने तारीफ करते हुए कहा, तुम काफी दिलचस्प आदमी लगते हो, तुम्हारे साथ शाम अच्छी बीतेगी। मयंक ने वेटर से कहा, वेटर,
इस टेबल पर मैडम का और मेरा पूरा बिल मैं ही दूंगा। रागिनी को देखकर मयंक के अंदर अजीब सी हलचल मच चुकी थी। वैसे भी वो आज के दिन में दो बेहद हॉट लड़कियों के करीब आ चुका था और अब तीसरी बार एक लड़की उसके पास सामने से चलकर आई थी और वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। मयंक और रागिनी ने गजल सुनते हुए चीयर्स किया और उसके बाद वो जैसे ड्रिंक की लाइन ही लग गई। मयंक का एक ड्रिंक खत्म होता उसके पहले ही रागिनी ने 3 कॉकटेल खत्म कर दिए थे। मयंक खुद को रईस दिखा रहा था, पर उसे समझ आ गया था कि अगर रागिनी ऐसे ही ऑर्डर करती रही तो उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। रागिनी ने तभी अचानक से कहा, तुम बिल के बारे में सोच रहे हो ना? चिंता मत करो, मैं बिल पे कर दूंगी। तुम्हें देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, पर मुझे इंप्रेस करने के लिए शो ऑफ कर रहे हो। डोंट वरी, मेरे पास बहुत पैसा है। इतना कहकर रागिनी ने अपना पर्स खोला तो अंदर नोटों की गड्डियां, 8-10 क्रेडिट कार्ड्स देखकर मयंक चौंक गया और मन ही मन खुश हो गया। मयंक ने मन ही मन सोचा, अगर ये मेरे जाल में फंस गई तो आज की रात तो हसीन हो ही जाएगी। कल इसके पैसे भी उड़ा लूंगा, फिर 6 महीने कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी रागिनी ने ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर मयंक भौचक्का हो जाने वाला था। क्या तुम मुझे पसंद करते हो और मुझे प्यार करना चाहते हो? जब अचानक रागिनी ने यह सवाल मयंक से किया तो उसे कुछ समझ नहीं आया। अभी मुश्किल से 1 घंटे पहले मिली रागिनी उससे ऐसा, पर रागिनी वहां नहीं थी। मयंक ने कहा, सुल्तान, मेरा पर्स और तेरी गाड़ी की चाबी दे, तेरा हिसाब तो मैं बाद में करता हूं। सुल्तान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बिग बॉस, मुझे माफ कर दो, आप जो चाहोगे मैं वो करूंगा। मेरे आदमियों को बिल्कुल नहीं पता था कि उस टेबल पर आप हो और उन्हें लगा वहां कोई और है। सुल्तान अब भी मयंक के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा था। तभी मयंक का फोन बज उठा। मयंक ने फोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो, मुझे कब से इस कॉल का इंतजार था। मैं अभी पहुंचता हूं और कल सुबह तक तुम्हें पूरी खबर मिल जाएगी। आखिर कौन थी रागिनी? उसने मयंक को अजीब ऑफर क्यों दिया और सुल्तान जैसा डॉन मयंक से डरकर माफी क्यों मांगने लगा? क्या है मयंक की असलियत? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माफिया लवर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दरअसल में इस वक्त पुलिस स्टेशन में मयंक और टीना से कुछ दूर कोई और नहीं बल्कि रागिनी खड़ी थी, जिसे देखकर मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस रागिनी अचानक से यहां? आखिर इन्हें हमारे यहां होने की बात पता कैसे चली? मयंक जैसे खुद से ही बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी बात सिर्फ उसी तक सीमित थी। वहीं सबकी नजरों के सामने से होकर मिस रागिनी इंस्पेक्टर के ठीक सामने खड़ी होकर बोल पड़ी, हेलो इंस्पेक्टर, इन्हें जाने दीजिए। आईजी साहब को कॉल लगा तो फिर आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप कौन है मोहतरमा? इंस्पेक्टर ने रागिनी को नीचे से ऊपर तक देखते हुए पूछा। माई सेल्फ रागिनी, रागिनी ओबरॉय। रागिनी ने अपना परिचय दिया। मिस्टर ओबरॉय की वाइफ? इंस्पेक्टर ने पूछा। बहुत पारखी नजर पाई है आपने, रागिनी ने हंसते हुए कहा। हमारे थाने के तो भाग्य खुल गए, एक एक करके पूरा ओबरॉय खानदान यहां पहुंच रहा है। यह कहते हुए इंस्पेक्टर हंसने लगा। फिर उसने आगे सीरियस टोन में कहा, क्या आप ये साबित कर सकती हैं कि आप ही ओबरॉय साहब की वाइफ हैं? यह सुनकर रागिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन वही इंस्पेक्टर की बात से टीना के मन को बहुत सुकून मिला था, क्योंकि वो कभी रागिनी को अपनी मां का दर्जा नहीं दे पाई थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह का सवाल करने की? अब तो आपकी नौकरी गई समझो। यह कहते हुए रागिनी ने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर आईजी को कॉल कर दिया और उन्हें पूरी बात बताने के बाद मोबाइल इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर ये सब देखकर सकते में आ गया। हेलो, इंस्पेक्टर ने रागिनी का मोबाइल लेकर कहा। ये क्या कर रहे हो पांडे? मिसेस ओबराय के साथ इस तरह से कैसे बात कर सकते हो तुम? उनके एक कॉल पर तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सॉरी सर, मुझे लगा कि। व्हाट सॉरी? तुम्हें चाहे कुछ भी लगाओ, उनसे तुरंत माफी मांगो और उनका कहा मानो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई। आईजी ने उसकी बात काटते हुए कहा।
जी सर, मुझसे गलतफहमी हो गई थी। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। इतना कहकर इंस्पेक्टर पांडे आईजी से माफी मांगने लगा। मिसेस ओबराय से माफी मांगो तुरंत, आईजी ने फिर से दोहराया। जी सर, अभी मांगता हूं। इतना कहकर आईजी ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही उसने रागिनी को मोबाइल लौटा दिया और कान पकड़कर माफी मांगने लगा। सॉरी मैडम, दरअसल मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का झूठ बोलते हैं, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई। इंस्पेक्टर सफाई देने लगा। अभी भी भरोसा नहीं हो तो बता दो, मैं और भी प्रूफ साथ लाई हूं। रागिनी ने उससे गुस्से में कहा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, आप भी क्या बाल की खाल निकालने लगी। मैं समझ गया, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इंस्पेक्टर ने फिर से माफी मांगते हुए कहा। मैम जाने दीजिए, गलती इंसान से ही होती है, अगली बार से ये ध्यान रखेंगे। मयंक ने बीच में आकर बात संभाली। अब मैं मिस टीना और मयंक को ले जा सकती हूँ या मुझे उसके लिए भी कोई फॉर्म भरना पड़ेगा? रागिनी ने बात को पलटते हुए कहा। जी मैम, आप सभी यहां से जा सकते हैं। मैम जाते जाते बस इतना कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़कर कहा। ठीक है, माफ किया। रागिनी ने दया खाने वाले अंदाज में कहा। मैम आप भी माफ कर दीजिएगा, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इंस्पेक्टर ने टीना से माफी मांगते हुए कहा। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूं। इतना कहकर टीना चेयर से उठ गई और तीनों एक साथ थाने से बाहर निकल आए। जाते हुए रागिनी मयंक की ओर अजीब नजर से देख रही थी। इधर मयंक के मन में यह बात खटकने लगी कि आखिर रागिनी को हमारे थाने में पहुंचने की खबर कैसे लगी। मिस रागिनी, आप कहां जा रही हैं? मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं, मयंक ने रागिनी को पीछे से टोकते हुए कहा। नहीं मयंक, तुम्हें टीना के साथ रुकना चाहिए। अगर टीना को किसी चीज की कोई जरूरत पड़ी तो किसी को तो उसके साथ रहना ही होगा, इसलिए तुम यहीं इसके साथ रुको। मुझे मिस्टर ओबराय के पास जाना है, रागिनी ने जवाब दिया। टीना ने जल्दी से कहा। मिस रागिनी, आपको क्या लगता है आप क्या करने जा रही हैं? अगर आप अकेली यहां से चली जाएंगी डैड के पास तो डैड को लगेगा मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है। और एक बात आप ये कैसे भूल रही हैं कि ये लड़का मेरा दुश्मन है जिसे आप मेरे पास छोड़कर जा रही हैं। मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, इस लड़के पर भी नहीं। शायद यही मेरे डैड को मारने की कोशिश कर रहा हो जिससे ये मुझसे बदला ले सके। ये सुन रागिनी और मयंक ने हैरानी से टीना की तरफ देखा। मयंक को समझ नहीं आ रहा था उसके मन की बात टीना ने कैसे भांप ली थी, लेकिन उसने नॉर्मली बिहेव करते हुए कहा। आप ये कहना चाहती हैं कि जिस इंसान को अब तक मैं जानता नहीं, मैं उन्हें मारने वाला हूं और इससे मैं आपसे बदला लूंगा? सेनोरिटा, ये कहकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं तो तुमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा था और तुम हो कि मुझे अपना दुश्मन बना रही हो। ये बात कुछ जच ही नहीं मुझे। टीना ने गुस्से में कहा। मैंने तुम्हें बीच में बोलने के लिए नहीं कहा, रिश्ता है ना हमारे बीच, दुश्मनी का, वही काफी है। रागिनी ने फिर से उन दोनों को शांत करते हुए कहा। बस कीजिए आप दोनों। मिस सीओ, क्या आप मेरे साथ जाना चाहती हैं? तो फिर चलिए, मुझे मिस्टर ओबरॉय की फिक्र हो रही है। और मयंक, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। मैं मिस्टर ओबरॉय से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा दूंगी। ये कहकर वो तीनों एक लंबी सी गाड़ी में आकर बैठ गए और गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। टीना अपने लैपटॉप पर अभी कुछ काम कर रही थी गाड़ी में बैठे हुए, जबकि रागिनी किसी सोच में डूबी हुई थी और उसी की तरह सोच में डूबा हुआ था उन दोनों की तरफ देखता हुआ मयंक। आखिर वो घड़ी आ गई थी जब वो मिस्टर ओबरॉय से मिलने वाला था। मुझे अब जल्द से जल्द मिस्टर ओबरॉय की जिंदगी उनसे छीननी होगी, तभी तो मुझे वो बाउंटी की रकम हासिल होगी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी ओबरॉय मैंशन के बाहर आकर रुकी। दो नौकर जल्दी से आगे बढ़ गए और उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। रागिनी जल्दी से उतरकर आगे बढ़ गई और उसके पीछे टीना अपने लैपटॉप को हाथ में पकड़े पकड़े उसके पीछे पीछे चलने लगी। और उन दोनों के पीछे मयंक, जो इस घर में बिल्कुल नया था, वो भी अंदर आ गया। मिस्टर ओबरॉय सीढ़ियों से चलते हुए नीचे आ रहे थे। रागिनी और टीना को एक साथ आते देख उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्होंने रागिनी से कहा, हनी, तुम यहां इस वक्त? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए। और व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज टीना, तुम भी यहां पर हो। कोई खास बात है क्या? डैड, हाउ आर यू? एंड कमिश्नर सर कॉल मी। उन्होंने कहा कि आपकी जान को खतरा है। टीना ने कंसर्न से कहा। कमिश्नर ने तुम्हें भी फोन किया था? मेरी थोड़ी देर पहले उनसे कुछ बात हुई थी, मुझे भी वो कुछ ऐसा ही कह रहा था।
कि मुझे संभाल कर रहने की जरूरत है। डोंट बी सिली। ऐसी धमकियों से मैं नहीं डरता। मेरा ये ओबेरॉय एम्पायर मैंने ऐसे ही नहीं खड़ा किया। मैं ऐसे लोगों से डील करना जानता हूं। मिस्टर ओबेरॉय ने बेफिक्री से कहा। और फिर मिस्टर ओबेरॉय टीना को छोड़कर रागिनी के पास चलकर आए और उन्होंने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, हनी, क्या तुम इसी वजह से डर गई और ऑफिस का सारा काम छोड़कर मेरे पास चली आई? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और घबराओ मत। मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं। इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं। ओह मिस्टर ओबेरॉय, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कमिश्नर सर का फोन आते ही आपको पता नहीं, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मैंने आपको फोन भी ट्राई किया, लेकिन आपका फोन कंटिन्यू बिजी आ रहा था। आपसे बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं यहां आ गई। आप ठीक तो है ना? रागिनी ने मिस्टर ओबेरॉय की ओर देखकर कहा। हनी, ये यंग मैन कौन है जो तुम्हें मेरी तरफ गुस्से से देख रहा है? लगता है यही मेरा किलर है। मिस्टर ओबेरॉय ने मयंक की ओर देखते हुए कहा। सॉरी मिस्टर ओबेरॉय, मैं आपसे इनका इंट्रोडक्शन करवाना भूल गई। ये मिस्टर मयंक है, हमारी टीना की बॉयफ्रेंड। इन दोनों ने अभी अभी डेटिंग करना शुरू किया है। रागिनी ने मयंक को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा। मयंक जल्दी से टीना के पास चला गया और उसने टीना के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके ऊपर किस कर दी और फिर मिस्टर ओबेरॉय की तरफ देखते हुए कहा, हेलो मिस्टर ओबेरॉय, मैं मयंक हूं। मयंक ने मिस्टर ओबेरॉय से हाथ मिलाया तो मिस्टर ओबेरॉय उसे देखकर बहुत खुश हो गए। हेलो यंग मैन, तो आखिर तुमने मेरी बेटी का दिल जीत लिया। पता नहीं ये क्यों अब तक तुम्हें ढूंढ नहीं पाई थी। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। टीना, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, जिसे सुनने के लिए ना जाने मैं कब से तरस रहा था। ही इज वेरी गुड, मिस्टर ओबेरॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। मयंक ने अपने मन में कहा, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं चल रहा मिस्टर ओबेरॉय। मैं तो यहां आपको मारने के लिए आया हूं। मयंक ने आगे टीना के हाथ को पकड़कर उससे कहा, बेबी, क्या तुम घर पर थोड़ी देर आराम करना चाहती हो या फिर हम ऑफिस चलें? तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक है, उन्हें मारने की कोई कोशिश नहीं करेगा, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अगर तुम थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हो तो कर सकती हो। तुम घबरा गई थी ना ये बात सुनकर कि कोई तुम्हारे डैड को मारने वाला है। टीना को मयंक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने बिना उसकी इजाजत के उसे टच करने की कोशिश की थी और उसका हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से इरिटेट हो रही थी। लेकिन उसने मिस्टर ओबेरॉय के सामने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, नहीं, मैं इतनी थकी हुई नहीं हूं। मुझे ऑफिस जाना है और मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है अभी। टीना मयंक से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन मयंक उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। मिस्टर ओबेरॉय उन दोनों की ये नोकझोंक देखकर बहुत खुश हो रहे थे और रागिनी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, हनी, मैं आज बहुत खुश हूं। हमारी बेटी को आज पार्टनर मिल गया। वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना? यस मिस्टर ओबेरॉय, टीना इज वेरी लकी। मयंक इज ए गुड गाय, रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहां पर कुरियर वाला दरवाजे पर एक पार्सल देकर जाता है और जैसे ही एक नौकर वो पार्सल लेकर अंदर आता है, वो उस पार्सल को टेबल पर रखता है और कहता है कि ये पार्सल अभी अभी आया है। जब मिस्टर ओबेरॉय उसे खोलने के लिए टेबल के पास जाने की कोशिश करते हैं, मिस्टर ओबेरॉय नहीं, प्लीज उसे हाथ मत लगाइए, बचिए। मयंक जोर से चिल्लाते हुए मिस्टर ओबेरॉय को उस पार्सल से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी धड़ाम की आवाज के साथ एक धमाका हुआ। क्या होगा इस धमाके का अंजाम? क्या मिस्टर ओबेरॉय की बाउंटी ले चुका मयंक खुद ही किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है? कौन है ये दूसरा शख्स जो मिस्टर ओबेरॉय को मारना चाहता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माफिया लवर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभी अभी किसका कॉल आया है मिस टीना को, और इतनी जल्दी ये बात सामने कैसे आ गई कि मिस्टर ओबेरॉय को मारने वाला है कोई? मयंक टीना की ओर देखकर सोचने लगा। उसे देखकर यह साफ पता चल रहा था कि उसे एकदम से झटका लगा था। अभी वो कुछ और सोच पाता कि तब तक रागिनी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। क्या हुआ मिस टीना? किसका कॉल है और आप किसके बारे में बात कर रही हैं? क्या मिस्टर ओबेरॉय पर अटैक होने वाला है? मिस रागिनी, हमारे जान पहचान में से एक खास आदमी का फोन था। वो कह रहे हैं कि डैड पर अटैक होने वाला है। टीना ने जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर ओबेरॉय पर कोई अटैक कैसे कर सकता है? मुझे अभी के अभी मिस्टर ओबेरॉय से बात करनी होगी।
क्या आप जानती है वो इस वक्त कहां पर है? रागिनी ने फिक्र भरे लहजे में पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता कि डैड इस वक्त कहां है, लेकिन उनकी जान खतरे में है मिस रागिनी। आपको डैड के पास जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, टीना ने रागिनी से कहा। टीना, मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। आज से लेकर 2-3 दिन के बाद मिस्टर ओबरॉय पर अटैक होने वाला है। मुझे जिस आदमी से ये न्यूज मिली है वो हमारा एक खबरी है, और वो हमसे ऐसी बातों में झूठ नहीं बोल सकता, उस आवाज वाली शख्सियत ने फोन रखते हुए कहा। दूसरी तरफ मयंक अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस बारे में किसी को नहीं बताया जाता, तो फिर ये फोन कॉल पर जो भी है उसे इस बारे में कैसे पता चल गया? जरूर कोई तो है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को लीक करने पर तुला हुआ है, और उसके बारे में अब तक किसी को पता नहीं है। मुझे भी कुछ करके पता लगाना ही होगा कि आखिर ये खबरी कौन है। ओह माय गॉड, आखिर कौन हो सकता है इन सबके पीछे? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। टीना कॉल कट करते हुए धीरे से बुदबुदाई। फोन पर बात करने के बाद टीना के चेहरे की रौनक हवा हो चुकी थी। वो काफी टेंशन में नजर आने लगी। आखिर हो भी क्यों ना, कोई उसके डैड की जान के पीछे जो पड़ा हुआ था, और उधर मयंक के दिमाग में अलग ही बातें घूम रही थी। अगले ही पल टीना ने अपना बैग उठाया और जल्दी से केबिन से बाहर निकलने लगी। रुक जाइए मिस टीना, मयंक को आप अपने साथ ले जाइए, टीना को जाते हुए देख रागिनी ने कहा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे विला तक छोड़ने के लिए चल रहा हूं, मयंक ने रागिनी की बात सुन टीना के पीछे आते हुए कहा। टीना बिना कोई जवाब दिए जल्दी से बाहर की ओर चल पड़ी। मयंक भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। टीना ने उसके साथ जाने में कोई आनाकानी भी नहीं की, क्योंकि इस समय उसका दिमाग अपने डैड की सुरक्षा के बारे में सोचने में लगा हुआ था। मयंक पार्किंग से कार निकाल कर ले आया। टीना के बैठने के बाद उसने कार ओबरॉय मैंशन की ओर बढ़ा दी। ओबरॉय मैंशन का पता उसे रागिनी ने पहले ही मैसेज करके दे दिया था। थोड़ी देर टीना कार में आंखें बंद करके बैठी रही, फिर धीरे से उसने मयंक से बातचीत करने की पहल की। आई एम सॉरी मयंक। मयंक की कार एक संकरे रास्ते पर थी। मयंक हॉर्न पर ध्यान दिए बिना कार आगे बढ़ाने लगा था। कुछ ही पल बीते होंगे कि पीछे वाली तुम्हारी जैसी किसी नकचड़ी के करीब आने का, मयंक ने चिढ़ते हुए कहा। तुमने मुझे नकचड़ी कहा? हाउ डेयर यू! मुझे अभी के अभी नीचे उतारो, टीना गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। इससे पहले कि टीना कुछ और बोले, वहां पुलिस जीप के सायरन की आवाज गूंजने लगी, और कुछ ही पलों में वहां पुलिस पहुंच चुकी थी। कार की ड्राइविंग कौन कर रहा था? पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा। तब तक पुलिस जीप से एक कांस्टेबल उतर चुका था। जी सर, मैं चला रहा था, तभी अचानक से एक कार। वो पूरी बात बोले उससे पहले ही इंस्पेक्टर ने उसकी बात काट दी। लाइसेंस दिखाओ अपना। ऐसे ड्राइव करता है कोई कार? किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो? इंस्पेक्टर ने कहा। सर, वो अचानक से एक कार ने हमारी कार को टक्कर मारी, जिससे बचने के चक्कर में यह घटना हो गई, वरना मैं स्लो स्पीड में ही कार चला रहा था, मयंक ने अपनी सफाई दी। चलो पुलिस स्टेशन। हमें पागल समझ रखा है क्या? सब देख लिया हमने। लव बर्ड्स बनने का बड़ा शौक चढ़ रहा है ना, इसीलिए तो यह कांड हुआ है। चलो हमारे साथ, थाने में हम तुम्हारी लव स्टोरी सुनेंगे और तुम्हारे प्यार का भूत भी उतार देंगे, कांस्टेबल ने मयंक को पीछे से पकड़ते हुए कहा। सर, मैं तो इनका ड्राइवर हूं, हम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। किस एंगल से हम आपको लव बर्ड्स नजर आ रहे हैं? मयंक ने मासूमियत ओढ़ते हुए कहा। रमेश, इन लैला मजनू को थाने ले चलो, वहीं पर इनकी प्रेम कहानी सुनेंगे, इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा। लेकिन सर, मैं तो, टीना अटक अटक कर बोलने लगी। हाँ, तुम्हें भी चलना होगा, कांस्टेबल ने कहा। लेकिन सर, मेरे डैड खतरे में है, कोई उन्हें मारना चाहता है, टीना ने कहा। अच्छा, फिर तो थाने चलना और भी ज्यादा जरूरी है। वहां पर रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और हम आपके डैड की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। अब बैठो जीप में, इंस्पेक्टर ने कहा। आप मुझे थाने ले जाओगे? जानते भी हो मैं कौन हूं? मैं हूं टीना ओबरॉय, बिजनेस टाइकून मिस्टर ओबरॉय की इकलौती बेटी। अगर ज्यादा समझदार बनोगे तो वर्दी उतरवा दूंगी। सिचुएशन को अपने हाथ से बाहर निकलता देख टीना ने गुस्से में कहा। अच्छा, तुम ओबरॉय साहब की बेटी हो, तो फिर मैं अक्षय अग्निहोत्री हूं, कांस्टेबल ने उस अभिनेता की एक्टिंग करते हुए कहा, जिसे देखकर इंस्पेक्टर की हंसी भी छूट गई। वहीं मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां से कैसे निकले। मैडम, आपको थाने चलना ही पड़ेगा। आप दोनों जीप में बैठिए और अगर आप हमारे साथ चलने में आनाकानी करेंगी
तो मुझे लेडी कांस्टेबल को बुलाना पड़ेगा, इंस्पेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा। मयंक ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर मानने को राजी ही नहीं था। टीना ने किसी बड़े ऑफिसर को कॉल लगाया, लेकिन उनका मोबाइल कवरेज एरिया से बाहर बता रहा था। थक हार कर दोनों पुलिस जीप में बैठ गए। थोड़ी देर बाद पुलिस थाने में मयंक और टीना इंस्पेक्टर के सामने बैठे हुए थे। सर, मैं सच कह रही हूं, मैं टीना ओबरॉय बिजनेस टाइकून मिस्टर ओबरॉय की बेटी हूं। आप हमें जाने दीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। टीना ने फिर से अपनी बात दोहराई। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, चलो देखते हैं, बुलाइए ओबरॉय साहब को यहां, इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा। रुको, अब तो आईजी सर से ही बात करवाती हूं आपकी। यह कहकर उसने अपना मोबाइल फोन बैग से निकाल लिया। वो कॉल लगाने ही वाली थी कि तभी वहां एक नई आवाज सुनाई दी, और जैसे ही मयंक ने अपने पीछे से उस आवाज की ओर मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया। आखिर अचानक से पुलिस स्टेशन में कौन आ पहुंचा था, जिसे देखकर मयंक हैरान रह गया था। क्या मयंक और टीना पर हुए हादसे के पीछे किसी की सोची समझी साजिश है? आखिर कौन है इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माफिया लवर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मयंक अचानक से रागिनी के ड्रिंक वाले ग्लास में किसी की परछाई देखकर शॉक्ड रह गया। क्या कोई काफी देर से मुझे फॉलो कर रहा है? लेकिन कैसे? इतना सोचकर मयंक जल्दी से पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि शायद पीछे मौजूद वो शख्स मयंक से 2 कदम आगे था। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग मयंक? तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो? सब ठीक तो है? रागिनी ने अचानक से पूछा। नहीं, मुझे नॉर्मल बिहेव करना होगा, नहीं तो रागिनी को भी मुझ पर डाउट हो सकता है। खुद को सावधान करते हुए आगे मुस्कुराकर मयंक ने बात को बदलते हुए कहा, तो हम कहां थे मिस रागिनी? मुझे टीना का दिल जीतने के साथ साथ मिस्टर ओबरॉय से यह भी बात छुपाकर रखनी है कि मैं टीना का बॉयफ्रेंड हूं। यही कहना चाहती है ना आप? बिल्कुल। अगर मिस्टर ओबरॉय को यह पता चला कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड एक मामूली सा ड्राइवर है, तो वो इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रागिनी ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। ठीक है, मैं समझ गया। तो अब आप मुझे यह बताइए कि मुझे कंपनी कब ज्वाइन करनी है? मयंक ने इस बार रागिनी की खूबसूरत आंखों में देखते हुए पूछा। मैं जल्दी तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी मत करना। अपनी ये बात कहते हुए रागिनी ने भी मयंक की आंखों में देखा। मर्जी तो मैं अपनी करूंगा मिस रागिनी, क्योंकि आपने मुझे सीधे ओबरॉय कंपनी में एंटर करने का रास्ता दे दिया है। लेकिन कमबख्त ये कौन था जो मेरा पीछा कर रहा है? मयंक इस वक्त खुद ही सवालों के सैलाब में डूब उतर रहा था, लेकिन वो रागिनी के सामने बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। उसे देखकर यह नहीं लग रहा था कि उसके अंदर इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। वहीं रागिनी खुश थी, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि उसने जाने अनजाने एक भक्षक को ही रक्षक बन जाने का मौका दे दिया था। तो क्या मयंक इस बाजी को जीत जाएगा, या वाकई में उसे कोई फॉलो कर रहा है? वहीं मयंक ने रागिनी की तरफ देखते हुए आगे कहा, मिस सीईओ, आपने जो कुछ भी अभी मुझसे कहा वो सब कुछ करने के लिए रेडी हूं, लेकिन सब कुछ करने के बदले में मेरी भी एक शर्त है। रागिनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। शर्त? कैसी शर्त? मयंक ने जब रागिनी को अपनी शर्त बताई तो रागिनी अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और उसने चिल्लाते हुए गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठिकाने है या नहीं? तुम मुझसे ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो? रागिनी की इस बात पर मयंक ने शरारत से कहा, देखिए मिस रागिनी, मैं हर चीज पैसों के लिए नहीं करता। इस बात पर रागिनी चौंक गई और एक टक मयंक की ओर ही देखने लगी। अगले दिन ओबरॉय इंडस्ट्री की आलीशान बिल्डिंग में मयंक जल्दी से रिसेप्शन डेस्क पर जा पहुंचा, जहां 2 लड़कियां अपनी छोटी पीली स्कर्ट में मुस्कुराकर आने जाने वाले हर मेहमान को झुककर ग्रीट कर रही थी। मयंक ने उन दोनों में से एक लड़की से कहा, हाय ब्यूटीफुल, कल तुमने मेरी काफी हेल्प की थी, तो क्या तुम दोपहर में फ्री हो ताकि हम दोनों आज साथ में लंच कर सकें? उस लड़की ने मयंक की तरफ देखा। वो कल ही समझ गई थी कि यह बंदा काफी फ्लर्टी टाइप का है, लेकिन साथ ही वो काफी गुड लुकिंग भी था। इस बात को वो झुटला नहीं सकती थी।
कहीं ना कहीं उस लड़की को मयंक की बातें पसंद आ रही थी, इसलिए उसने बहुत ही दिलकश अंदाज में कहा, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं सर, अभी आपको मिस रिया से मिल लेना चाहिए। मयंक लड़कियों को अच्छी तरह से जानता था। वो उस लड़की की बात सुनकर रूम नंबर 7 की तरफ चला गया। उसने दरवाजा नॉक किया और सीधे अंदर दाखिल हो गया। सामने बैठी लड़की वही थी जिससे वो कल मिला था। उस लड़की ने येलो फ्लावर वाली शर्ट और लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी। वहीं मयंक इस लड़की से अब तक 2 बार मिलकर यह बात जान चुका था कि उसे परसों कॉल भी इसी लड़की ने किया था। वो लड़की मयंक को देखते हुए बोली, हाय मयंक, माय नेम इज रिया। यस यस, आई रिमेंबर। आखिर कैसे भूल सकता हूं आपको? मेरा मतलब फोन पर आपकी ही आवाज थी ना उस रोज। वैसे कुछ भी कहो, आपकी आवाज के साथ साथ आपका चेहरा भी काफी सुंदर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया आपसे मिलने के बाद। मयंक ने एक सांस में रिया की आंखों में देखते हुए फ्लर्ट की हदें पार करते हुए कहा, ओह थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे आपको पता ही होगा कि आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी हमें। हाँ, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं। मेरे पास अब सिर्फ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ही मौजूद है। रिया मयंक की तरफ हैरानी से भरे एक्सप्रेशन के साथ देखने लगी। मयंक उसके एक्सप्रेशन को समझ गया और उसने जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता था कि मुझे ओबरॉय इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी। वैसे मुझे याद है कि लास्ट टाइम इंटरव्यू में मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। रिया ने 2 मिनट तक मयंक को देखा और कहा, ठीक है मिस्टर मयंक, आपने पहले भी यहां पर इंटरव्यू दिया था, तब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यहां पर सबमिट किए थे, तो जरूर उसमें से हमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर पर मिल ही जाएंगे। बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी देखती हूं। कुछ देर में रिया ने सारा प्रोसीजर पूरा कर दिया और एक डॉक्यूमेंट का सेट मयंक को देते हुए कहा, आपको बॉस के ड्राइवर की पोस्ट पर हायर किया गया है। आपकी सैलरी 35,000 है। मिस्टर मयंक, आप आज से इस कंपनी के एक एम्प्लॉय हैं। आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। थैंक यू रिया, मयंक ने एक स्माइल पास करते हुए कहा। तभी रागिनी ने केबिन में आते हुए रिया से पूछा, क्या प्रोसीजर पूरा हो गया? रिया ने अपना सिर हिला दिया तो रागिनी ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, मयंक चलो, मैं तुम्हें कंपनी के सीईओ से मिला देती हूं। अब उनसे मिलने का समय आ गया है। रागिनी लिफ्ट की तरफ जाने लगी। मयंक शांति से रागिनी के पीछे चलने लगा। रागिनी ने टीना के केबिन के बाहर आकर नॉक किया। मिस टीना, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? टीना रागिनी को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उसकी सौतेली मां थी, लेकिन कंपनी में वो उसके साथ अच्छे से पेश आती थी ताकि कंपनी में उसकी इज्जत और साख बनी रहे। टीना ने कहा, अंदर आ जाओ। टीना के कहने पर रागिनी अंदर चली गई। उसने मयंक को पहले ही सब कुछ समझा दिया था। रागिनी ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। प्लीज वेट, लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। टीना ने फाइल से बिना नजरें हटाए कहा। टीना की बात सुनकर रागिनी ने मयंक को इशारा किया और दोनों कैबिन के सामने मौजूद चेयर पर बैठ गए और टीना के बुलाने का वेट करने लगे, जिस पर टीना का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। टीना का रागिनी के प्रति जो रवैया था वो देखकर मयंक को भी गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टीना रागिनी के साथ ऐसे बाहर वालों जैसा बिहेव कैसे कर सकती है। लगभग आधे घंटे से ज्यादा देर वेट करने के बाद रागिनी की तरफ देखकर मयंक अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और उसने जल्दी से केबिन का दरवाजा खोला और गुस्से से देखते हुए टीना से कहा, मिस टीना, आपको मिस रागिनी से ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल सौतेले ही सही, वो आपकी मां है। टीना ने फाइल से अपना सिर निकाला और अपने सामने मौजूद उस शख्स को गौर से देखा जिसे ढूंढने के लिए उसने अपनी सिक्योरिटी वाले गुंडे को कहा था। उसे अपने ही केबिन में अपने सामने देखकर टीना का गुस्सा फूट पड़ा और उसने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरे केबिन के अंदर कदम रखने की? तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूं। तुम जैसे सड़क छाप लड़कियों को देखते ही अपने मुंह से लार टपकाते फिरते हैं। निकल जाओ मेरे केबिन से अभी के अभी, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर यहां से फिकवा दूंगी। रागिनी ने उन दोनों को लड़ते देखा तो उसने उन दोनों के बीच आते हुए कहा, मिस टीना, ये वही है जिन्हें आपके बॉयफ्रेंड के तौर पर मैंने सेलेक्ट किया है। इन्हें सेलेक्ट करना आसान नहीं था,
आप प्लीज पहले शांत हो जाइए और अपना गुस्सा थूक दीजिए। मिस रागिनी, तुम जानती नहीं ये कैसा आदमी है, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह से पहचान गई हूं। मैं इसकी शक्ल तक दोबारा नहीं देखना चाहती। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस जैसे इंसान से कोई रिश्ता भी रखूंगी? मयंक टीना की तरफ देखता रहा और उसे कुछ याद आया। उसे याद आया कि ये वही लड़की है जो उसे उस रात फुटपाथ पर मिली थी। उसने हैरानी से कहा, ओ, तो ये तुम हो। समझ गया। मेरी उस रोज की मदद का तुम मुझे ये सिला दे रही हो। देखो सेनोरिटा, मैं यहां तुम्हारे कहने पर नहीं आया, इसलिए तुम मुझे यहां से बाहर नहीं निकाल सकती। वैसे तुम जैसी लड़की से ये एक्सपेक्ट करना भी गलत है कि तुम दूसरों की इज्जत करो, लेकिन मैं तुम्हारे कहने पर यहां से तो हरगिज नहीं जाने वाला। इतने गुस्से से कहोगी तो और भी नहीं जाऊंगा। प्यार से बोलो तो हां, एक बार सोच भी सकता हूं। रागिनी फिर से उन दोनों को शांत कराने में लग गई। उसने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, मयंक, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलोगे। तुम प्लीज शांत रहो। मिस टीना, इस लड़के को मैंने अपने 3 इंटरव्यू में पास किया है। आपके लिए यही बेस्ट सजेशन है। आज तक जितने भी लड़के मैंने देखे हैं उनमें से कोई भी इसके जैसा नहीं था। ही इज जस्ट एक्सेप्शनल। आप प्लीज अपने गुस्से को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और मेरी बात सुनने की कोशिश। बिल्कुल नहीं, मैं तो इनके लिए काम नहीं कर सकता। ये ऐसी लड़की है जो दूसरों की आई कार्ड तक चुरा लेती है। इसने कल ही मेरा आई कार्ड चुरा लिया था। अगर आईडी कार्ड के साथ दिल भी ले जाती तो मैं इन्हें माफ भी कर देता। और अगर ये नहीं चाहती कि मैं यहां रुकूं तो मैं यहां से अभी जा रहा हूं। लेकिन मैं क्यों जाऊं? मेरी नौकरी तो पक्की हो गई ना। रागिनी की बात को बीच में टोकते हुए मयंक ने कहा, ओ हेलो, तुम यहां से जाओगे कि नहीं? मैं यानी कंपनी की सीईओ तुम्हें खुद यहां से जाने के लिए कह रही है। अगर मुझे पता होता कि मिस रागिनी ने मेरे बॉयफ्रेंड के तौर पर तुम्हें चुना है तो मैं तुम्हें यहां मेरी कंपनी में आने की कभी परमिशन भी नहीं देती। टीना गुस्से में बोली, मिस सीईओ, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, खासकर तुम्हारे जैसी हसीन लड़की के लिए। वैसे मिस रागिनी, आपने कहा था कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है, लेकिन यह तो मुझे बात बात पर बाहर जाने की धमकी दे रही है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जा रहा हूं, क्योंकि जहां मेरी इज्जत नहीं है वहां मयंक भी नहीं है। मयंक ने सोचकर कहा, मिस टीना और मयंक, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? और तुम दोनों किस बात को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हो? मुझे यह बात समझ नहीं आ रही। रागिनी ने कंफ्यूजन में पूछा। टीना ने जैसे ही देखा कि मयंक दरवाजे से बाहर निकल रहा है, वो अपनी टेबल पर दोनों हाथ पटकते हुए चिल्लाई, मिस रागिनी, कौन सी जॉब दी गई है इसे? हे यू, तुम वहीं रुक जाओ। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मयंक ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो? अगर कर भी रही हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूं? वैसे सेनोरिटा, थोड़ी देर पहले तुम ही मुझे बाहर निकाल रही थी और अब तुम खुद ये चाहती हो कि मैं यहां से नहीं जाऊं। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा ही कुछ। रागिनी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ, क्योंकि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, जबकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़कर इस सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। मयंक ने टीना से व्यंग में कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहां से नहीं जाऊं तो मैं यहीं खड़ा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। चाहो तो जितने भी लोगों को मुझे मारने के लिए बुला सकती हो, बुला लो। यह आखिरी चांस दे रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन उससे पहले एक बार मेरी ओर जरा देखकर प्यार से मुस्कुरा तो दो। तुम अपना मुंह बंद रखो प्लीज। तुमसे और प्यार, माय फुट, कभी सपने में भी नहीं। नफरत भरी नजरों से टीना ने घूरते हुए मयंक से कहा। रागिनी ने मयंक को एक और ले जाकर धीरे से कहा, देखो मयंक, ये टाइम लड़ने का नहीं है, हमें इस सिचुएशन को समझना है। मिस टीना के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वो थोड़ी गुस्सैल है। तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आखिर वो इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है। वो मालकिन है तो क्या हुआ, आप भी तो इस कंपनी की 50% शेयर होल्डर हैं। उन्हें आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। आप मिस टीना को जवाब क्यों नहीं देती? ये बात मयंक ने थोड़ी जोर से कही। देखो मयंक, मिस टीना मेरी फैमिली है, मुझे उनके साथ ही रुकना पड़ेगा। और तुम भूल रहे हो,
कि तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अभी रागिनी और मयंक आपस में एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी टीना की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। टीना इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रही थी। क्या कहा? डैड की जान को खतरा है? लेकिन किससे? टीना की बात सुनकर मयंक के चेहरे का रंग उड़ गया और अगले ही पल उसे एक चीज खटकने लगी, जिसकी वजह से वो एक गहरी सोच में पड़ गया। आखिर कौन मयंक के पीछे पड़ गया? कोई मयंक को कहीं डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा? क्या मयंक टीना का फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी हो जाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माफिया लवर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। थोड़ी देर बाद मयंक जब उस व्हाट्सएप मैसेज पर मेंशन की गई जगह पर पहुंचा जहां रिसेप्शन पर एक खूबसूरत लड़की शायद पहले से ही उसी का इंतजार कर रही थी। उस लड़की ने इस वक्त बॉडी फिटेड स्कर्ट और एक टाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसका गला थोड़ा डीप था। उस लड़की को देखकर मयंक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने थोड़ा सा फ्लर्टी अंदाज में कहा, हे ब्यूटीफुल, लगता है किस्मत मुझे और तुम्हें एक साथ रखना चाहती है, इसीलिए मुझे यहां ले आई, तुम्हारे इतने पास। लेकिन उसके लिए मुझे भी किस्मत का एक काम करना पड़ेगा और उसमें मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। अचानक मयंक के मुंह से ये लाइन सुनकर वो लड़की भी थोड़ा शर्माते हुए बोली, सर क्या हेल्प लगेगी मेरी? मयंक ने अपना हाथ उसके हाथ के करीब ले जाते हुए कहा, मुझे बस मेरा इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, मगर जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि मेरा इंटरव्यू कहां है तब तक ये पॉसिबल नहीं है। वैसे हाय, आई एम मयंक। ये बात सुनते ही उस लड़की ने शर्माकर अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ओह, तो आपका नाम ही मयंक है। मुझे लगा कि आप सीरियसली मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मिस्टर मयंक। फिर उस लड़की ने जल्दी से कंप्यूटर पर डिटेल्स देखते हुए कहा, सर आपका इंटरव्यू रूम नंबर 7 में है और उसके लिए आपको यहां से राइट जाकर कॉन्फ्रेंस रूम के बगल से लेफ्ट लेना है, फिर आप सीधे रूम नंबर 7 के दरवाजे पर होंगे। उस रिसेप्शनिस्ट की हंसी भरी बातें सुनकर तो मयंक के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने जाते हुए उस लड़की से कहा, सेन्योरिटा, मैं तुम्हें इंप्रेस ही कर रहा था, मगर तुम देख कहां रही हो? उस लड़की ने थोड़ा सा इतराते हुए कहा, सर अगर आप थोड़े से भी सीरियस होते तो आपने सबसे पहले नाम पूछा होता मेरा। वैसे सर आप इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएंगे, जाइए पहले अपना इंटरव्यू खत्म कीजिए। मयंक ने उस लड़की के बताए हुए रास्ते पर जाते हुए कहा, तुम्हारा नाम मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम्हारे सीने पर लगे बैच ने पहले ही चीख कर तुम्हारा नाम बता दिया था मेरी जान। इतना बोलकर मयंक हल्का हल्का गाना गुनगुनाते हुए वहां से चला गया। रूम नंबर 7 में जाते ही उसे सामने एक लड़की नजर आई। उस लड़की ने पिंक शर्ट के साथ फॉर्मल पैंट्स पहने थे। सिंपल ड्रेस में भी मयंक की नजरें उसे ताड़ने से खुद को संभाल न सकी। उस लड़की को देखते ही मयंक ने कहा, हाय, माय नेम इज मयंक। उस लड़की ने जल्दी से कहा, ओह, तो आप मयंक हैं। हेलो, माई सेल्फ रिया, प्लीज आइए, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर वो लड़की मयंक को लेकर केबिन में चली गई। वो एक बड़ा सा केबिन था जहां सीलिंग विंडो के पास एक लड़की अपने फोन पर बात कर रही थी। मयंक ने जैसे ही उसे देखा वो हैरान रह गया। उसके मुंह से बस यही निकला, तुम और यहां? मयंक, आखिर तुम पहुंच ही गए मुझ तक। मुझे लगा कि हम दोबारा फिर कभी नहीं मिलेंगे। रागिनी ने मयंक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रागिनी को देखकर मयंक हैरान था। वो रागिनी से पहले भी मिल चुका था। रागिनी उसे देखकर अभी भी मुस्कुरा रही थी। मयंक, तुम पहले मुझसे मिल चुके हो, तुम जानते हो ना इस बात को। तुम्हें बार वाला वो इंसिडेंट तो याद ही होगा। वो सब मेरा ही बनाया था। वहां तुमसे मिलना भी मेरे प्लान का एक हिस्सा था। रागिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब आपकी बातों से सब कुछ पूरी तरह से याद भी आ गया है और समझ भी। इसलिए मैं यहां से अब जा रहा हूं। आपको पता नहीं है, लेकिन आपको यहां देखने के बाद मुझे शौक लगा है। बार में आपने मुझसे बड़ी बेरुखी से बात की थी और वो मैं आज तक नहीं भूला हूं। और आपकी वजह से मुझे कई परेशानियां झेलनी पड़ी, यहां तक कि गुंडों ने मुझे पीटने की कोशिश भी की।
मुझे आपका ये जॉब ऑफर बिल्कुल मंजूर नहीं है और मैं यहां से जा रहा हूं अभी। गुंडे? लेकिन, रागिनी ने चौंक कर पूछा। लेकिन कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं, मतलब जा रहा हूं, मयंक ने रागिनी को टोकते हुए कहा। रागिनी ने इस बार मचलते हुए कहा, नहीं, तुम यहां से जा नहीं सकते मयंक। वैसे मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मयंक ने कहा। कैसे कोई नहीं रोक सकता? मैं तुम्हें रोक सकती हूं। रागिनी ने इस बार आखिरी कोशिश की। मयंक ने रागिनी की कोई बात नहीं सुनी और वो दरवाजे से सीधे बाहर निकल गया। उसने रागिनी की तरफ मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ टीना गुस्से में अपने कैबिन में घूम रही थी। टीना ने आज एक वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो बिल्कुल जीनी सी थी, जिसमें उसकी बॉडी के कर्व्स अच्छी तरह से नजर आ रहे थे। वो इस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। लेकिन अपने ऑफिस में वो यहां से वहां लगातार चक्कर काट रही थी। उसने अपने सिक्योरिटी, जो उसी की कंपनी में काम करते थे, उन्हें बुलाया और उनसे कहा, ये उस बंदे का आईडी है जिसे तुम्हें मेरे सामने लाना है, वो भी किसी भी सूरत में। कितना समय लगेगा तुम लोगों को इसे ढूंढने में? सिक्योरिटी ऑफिसर ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, मैडम, इसे ढूंढने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही, सिर्फ आईडी कार्ड से उसे ढूंढा नहीं जा सकता। टीना ने गुस्से में कहा, मैंने तुम लोगों को काम करने के पैसे दिए हैं, अगर काम नहीं हुआ तो तुम भी यहां वापस मत आना। सिक्योरिटी गार्ड ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं समझ गया मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस इंसान को ढूंढकर यहां आपके पास लेकर आऊं। लेकिन आप इस इंसान के साथ करना क्या चाहती हैं? टीना ने ऑर्डर दिया, यह जानना तुम्हारी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बस इतना याद रखो कि जब भी ये तुम्हें मिले तुम इसके पैर तोड़कर इसे मेरे पास ले आना। इसके आगे का मैं देख लूंगी। सिक्योरिटी ऑफिसर एक गुंडा था, भले ही वो एक कंपनी में सिक्योरिटी का काम कर रहा था। उसने आईडी की तरफ नजर डाली। यह आईडी मयंक की थी। मयंक को लाने के लिए टीना ने उसे हायर किया था। अगले दिन मयंक एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ था। वो आज बुरी तरह से थक गया था और 2 पल चैन की सांस लेने के लिए वो उस कैफे में आकर बैठ गया था। उसने अपने लिए एक कैपेचिनो मंगाई और वो उसके घूंट लिए जा रहा था। थोड़ी ही देर में कैपेचिनो अपना काम शुरू कर चुकी थी। उस कैफे में धीमा म्यूजिक चल रहा था। वहां बहुत सारे लोग कॉफी पीने के लिए बैठे हुए थे और अपनी कॉफी को एंजॉय कर रहे थे। हर कोई किसी के साथ वहां आया हुआ था। एक मयंक ही था जो एक कोने में जाकर टेबल पर अकेले बैठा था। उसे किसी की डिस्टरबेंस नहीं चाहिए थी। तभी वेटर ने मयंक से पूछा, सर, क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं? मयंक ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नहीं, जाओ यहां से। वहीं एक लड़की स्टेज पर अपनी मधुर आवाज में गाना गा रही थी। उस आवाज को सुनकर अचानक से मयंक की नजर स्टेज पर चली गई। स्टेज पर जो लड़की खड़ी थी वो करीब करीब 25 से 26 साल के आसपास की रही होगी। लेकिन उसने जो ड्रेस पहन रखी थी उसने उसके शरीर को ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया था। सिल्वर कलर की उसकी वो ड्रेस घुटनों के नीचे तक आ रही थी और उस ड्रेस का गला डीप नेक का था। उसने बालों को एक साइड खुला छोड़ रखा था, जैसे झरने से पानी गिर रहा हो। सिंगिंग की वजह से उसने अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप किया हुआ था, जिस वजह से वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। जैसे ही मयंक की नजर उस लड़की पर पड़ी, वो समझ गया ये रागिनी है। रागिनी ने अपना गाना खत्म किया। उसकी आवाज बहुत ही अच्छी थी। वो वहां से चलते हुए और अपनी ड्रेस को संभालते हुए मयंक के पास आकर खड़ी हो गई। उसने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, मयंक, मैं जानती हूं तुम यहां पर कॉफी पीने के लिए अकेले क्यों आए हो, क्योंकि तुम अकेले रहना चाहते थे। लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम मेरा ऑफर पहले ही ठुकरा चुके हो। क्या मैं यहां थोड़ी देर तुमसे बैठकर अकेले में बात नहीं कर सकती? आप कर सकती हो, लेकिन कुछ भी बकवास करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मयंक ने रागिनी को हिदायत देते हुए कहा। रागिनी वहां पर बैठ गई। उसने वेटर को हाथ दिखाया और अपने लिए एक ड्रिंक मंगाई। वेटर जैसे ही ड्रिंक लेकर आया, वो मयंक की तरफ देखने लगी, जो बिल्कुल नदी के ठंडे पानी जैसे शांत बैठा हुआ था। मयंक, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, तुम्हें उसे सुनना ही होगा। मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा
वो तुम मुझे बता देना। मेरा नाम रागिनी ओबरॉय है। मैं ओबरॉय कंपनी की सीईओ हूं। मैंने ही तुम्हारे वो सारे इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी, और उसका रीजन ये है कि मैं ओबरॉय कंपनी के मालिक धनंजय ओबरॉय, तुमने उनके बारे में सुना ही होगा। हाल ही में उनकी पत्नी गुजर गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और उनकी दूसरी पत्नी मैं हूं, रागिनी ओबरॉय। रागिनी ने जैसे एक गहरे राज से पर्दा उठाया। क्या कहा आपने? आपने उस बुढ़े से शादी की है? लेकिन आपकी उम्र तो लगभग मेरी उम्र जितनी होगी। आपने उस बुढ़े से शादी क्यों की? यह सवाल मयंक असलियत में पूछना चाहता था, लेकिन उसने पूछा कुछ और ही। क्या आप वाकई मिस्टर ओबरॉय की वाइफ हैं? मेरी कुछ मजबूरियां थी मयंक, जिसकी वजह से मुझे उनसे शादी करनी पड़ी। वो लगभग 55 साल के हैं और उनकी इकलौती बेटी है टीना ओबरॉय। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन टीना एक ऐसी लड़की है जिसका अब तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी ज्यादातर लड़कों से बनती नहीं। इसका एक रीजन ये भी है कि उसके अंदर बहुत सारा एटीट्यूड है और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इसलिए उसका एक भी मेल फ्रेंड नहीं है। रागिनी ने टीना की खूबियां गिना दी। वेटर ने वहां आकर रागिनी की तरफ देखा और उसके इशारे पर उसके खाली ग्लास को फिर से भर दिया। रागिनी ने अपने चेहरे पर परेशानी वाले एक्सप्रेशन के साथ कहा, और इसी वजह से मिस्टर ओबरॉय की तबीयत खराब रहने लगी है। वो हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं। मैंने इस बारे में टीना से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, और मैं मिस्टर ओबरॉय को लेकर बहुत परेशान हूं। मयंक ने अब तक अपनी कॉफी खत्म कर ली थी। वो रागिनी की नशीली आंखों की तरफ एक टक देखता रहा, जैसे उनमें डूब जाना चाहता हो। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं टीना के लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी, जो उसकी कंपनी, मिस्टर ओबरॉय और टीना तीनों को संभाल सके। टीना को ऐसा लड़का मिले जो उससे प्यार भी करे और उसकी कंपनी को भी संभाल ले। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं मयंक, लेकिन कोई भी लड़का मेरे इंटरव्यू में पास नहीं हुआ आज तक। जब मैंने किसी को अपने हुस्न के जलवे दिखाए तो वो मेरे ही गुण गाने लगा। इसलिए मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। मैंने बहुत इंटरव्यूज लेने के बाद तुम्हें सेलेक्ट किया है, और तुम मेरे हर इंटरव्यू में पास हुए हो। रागिनी ने अपनी बात कही। तो मिस रागिनी, आप मुझे उस लड़की का बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रही हैं? मयंक ने चौंक कर पूछा। हाँ मयंक, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हें वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूं जो कुछ भी तुम अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो। मैंने इंटरव्यू में जो कुछ भी किया था वो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए किया था। मुझे लगता है तुम ही वो शख्स हो जो टीना को संभाल सकता है। तुमने ऑफिस में मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और वहां से चले आए, और हम दोनों को बात करने के लिए मौका तक नहीं मिला। तुम्हारा गुस्से से वहां से चले जाना ही मेरे इरादे को पक्का कर गया। रागिनी ने एक एक करके पूरी बात बताई। मुझे करना क्या होगा? और एक बात, आपने तो मुझे ड्राइवर की नौकरी के लिए अपॉइंट किया था ना? एक ड्राइवर कंपनी के मालिक की बेटी का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? मयंक ने हैरानी से पूछा। क्यों नहीं हो सकता मयंक? तुम्हें ड्राइवर बनाकर लाना ही मेरा प्लान था, ताकि तुम हमेशा टीना के आसपास रह सको। मैं जानती हूं वो थोड़ी सी गुस्सैल है, लेकिन वो बुरी लड़की नहीं है। ड्राइवर की पोस्ट से तुम आसानी से कंपनी में एंटर कर जाओगे, लेकिन जब भी मिस्टर ओबरॉय या फिर फैमिली के किसी मेंबर से मिलोगे तो तुम्हें टीना का बॉयफ्रेंड बनकर जाना पड़ेगा। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसका दिल जीतने के लिए। रागिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अभी जब मयंक और रागिनी एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि कोई थोड़ी दूर से उन्हें गौर से देख रहा था और बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। इसका मतलब है मिस्टर ओबरॉय को मारने का सुनहरा मौका सामने से चलकर मेरे पास आया है। मयंक बेटा, इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। इतना सोचकर जैसे ही मयंक कुछ कहने वाला था, तभी उसने रागिनी के ड्रिंक वाले ग्लास में किसी की परछाई देखी और वो शॉक्ड रह गया। आखिर कौन रख रहा था नजर मयंक और रागिनी पर? क्या वाकई में मयंक रागिनी की बात मान जाएगा? और क्या मयंक मार पाएगा मिस्टर ओबरॉय को और हासिल कर लेगा 5 करोड़ की बड़ी रकम? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माफिया लवर, सिर्फ और सिर्फ
पॉकेट एफएम पर। फोन रखकर मयंक ने सबसे पहले रुमाल से अपने चेहरे से खून साफ किया और सुल्तान के हाथ से गाड़ी की चाबी ली और बिना एक शब्द बोले वहां से तूफान की तेजी से गाड़ी चलाकर निकल गया। फोन पे बात करने के बाद मयंक का पूरा नशा उतर गया था और अब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे अजीब दिन था। उसकी जेब में सुबह एक फूटी कौड़ी नहीं थी और अभी वो शहर के सबसे बड़े गुंडे की गाड़ी में बैठा था। 2 अमीर लड़कियां उसका साथ चाहती थी और उसके साथ वक्त बिताने के मुंह मांगे पैसे देना चाहती थी। और अगर सुल्तान और उसके गुंडे गलतफहमी में उसे मारते नहीं तो शायद इस वक्त वो रागिनी के साथ एक कभी ना भूलने वाली रात बिता रहा होता और शायद वो फोन कॉल भी रिसीव नहीं कर पाता। पर अब उस फोन कॉल के बाद मयंक की जिंदगी एक बार फिर बदलने वाली थी। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी फोन कॉल पर जिसके बाद मयंक की जिंदगी बदलने वाली थी? वहीं दूसरी तरफ रागिनी अपने घर पहुंच चुकी थी। उसने बार के बाहर 10 मिनट तक मयंक के आने का इंतजार किया था और उसे पूरा यकीन था कि मयंक 10 मिनट क्या 2 ही मिनट में उसके पीछे पीछे लार टपकाता हुआ आ जाएगा। पर जब मयंक नहीं आया तो रागिनी वहां से चली गई। अब इस वक्त रागिनी एक बेहद आलीशान कमरे में थी और उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक शातिर मुस्कुराहट थी। रागिनी कमरे में बने बाथरूम में चेंज करने गई और जब वो बाहर निकली तो काले रंग की डीप नेक ड्रेस की जगह अब उसने सफेद रंग का ब्लेजर और काले रंग का स्कर्ट पहना था और वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी की मालकिन लग रही थी और उसके सामने खड़ी थी लाल रंग की मिनी ड्रेस पहने एक और लड़की। रागिनी ने उस लड़की को देखकर कहा, आओ तनीषा। तनीषा ने कहा, रागिनी मैम आप ठीक है ना? कहीं उस मयंक ने आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं की? वैसे आपके बॉडीगार्ड बार के अंदर और बाहर थे। अगर वो मयंक कुछ भी करने की कोशिश करता तो उसे वहीं उसकी औकात दिख जाती। पर मुझे अभी भी लगता है आपको उस मयंक से मिलने उस घटिया बार में नहीं जाना चाहिए था। रागिनी ने समझाने के अंदाज में कहा, तनीषा मुझे उससे मिलने जाना बहुत जरूरी था क्योंकि तुम उसे ना अपने जाल में फंसा सकी ना तुम्हारे आदमी उसे रोक सके। आखिर तुम्हारे जैसी हॉट लड़की का फेक बॉयफ्रेंड बनने का ऑफर ठुकराने वाले में कुछ तो बात थी। बस मैं वही बात जानने के लिए गई थी। तनीषा और रागिनी मयंक के साथ एक बेहद खतरनाक खेल खेल रही थी और जाने अनजाने में 2 बार मयंक उनके जाल में फंसने से बच गया था। अगर सुल्तान के गुंडे मयंक पर अटैक नहीं करते तो मयंक तो रागिनी के साथ जाने ही वाला था। पर रागिनी और तनीषा मयंक को अपना फेक बॉयफ्रेंड और फेक पति बनाने के लिए इतनी मोटी सैलरी क्यों देना चाहते थे? इस बात के बारे में मयंक को कोई भी हिंट नहीं था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि तनीषा और रागिनी एक दूसरे को न सिर्फ जानती हैं बल्कि इस खेल में एक दूसरे की साथी हैं। तनीषा ने आगे पूछा, आप उस बार से अकेली आई हो, इसका मतलब मयंक ने फाइनल टेस्ट भी पास कर लिया है? रागिनी ने जवाब दिया, अभी नहीं तनीषा, मयंक का सबसे बड़ा टेस्ट अभी बाकी है, पर उस टेस्ट का वक्त अभी नहीं आया है। अब तुम जाओ, मैं आराम करती हूं। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान की कार लेकर मयंक चला जा रहा था। दिल्ली की चमकदार सड़कें और बिल्डिंग्स पीछे छूटने लगी और अब अंधेरे से भरी झोपड़पट्टियों वाली बस्ती आ गई थी। मयंक ने गाड़ी धीरे की और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सड़क और उसके आसपास की झुग्गियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। फुटपाथ पर भी भिखारी और कुत्ते सो रहे थे। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मयंक ने कुछ आगे जाकर गाड़ी रोक दी और जल्दी से गाड़ी से उतरकर एक गली के अंदर चला गया और एक पुराने बंद पड़े मकान का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। और जितनी तेजी से उसने उस मकान का दरवाजा खोला था उतनी ही तेजी से दरवाजा बंद कर दिया और एक 0 पावर का बल्ब जला दिया। उस मकान में एक छोटा सा कमरा था जिसे लगा एक किचन था और किचन के ही बगल में बाथरूम मौजूद था। फर्नीचर के नाम पर उस कमरे में बस एक बिस्तर था और एक टेबल। रसोई में भी बस एक स्टोव था और 2-4 बर्तन। अपनी शर्ट उतारकर मयंक बाथरूम में नहाने चला गया। नहाकर जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर लगा खून तो साफ हो गया था,
पर सुल्तान के गुंडों की दी चोट अभी भी उसे दर्द दे रही थी। मयंक ने एक रुमाल लिया और उस पर शराब की बोतल से कुछ शराब उड़ेली और अपने जख्मों पर लगाने लगा। शराब की वजह से उसके जख्म जल रहे थे, पर मयंक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। पीले बल्ब की रोशनी में उसका शरीर चमक रहा था और उसकी पीठ और सीने पर भी कुछ निशान थे। अपने जख्मों पर शराब लगाने के बाद मयंक ने उसी शराब की बोतल से एक बड़ा घूंट पिया और बिस्तर के पास जाकर बैठ गया। मयंक ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, यही तो रखा था, पता नहीं इतने साल बाद कुछ काम करेगा या नहीं। मन ही मन बड़बड़ाते हुए मयंक पुराने बिस्तर के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। ये एक पुराना बैकपैक था, जैसा ऑफिस जाने वाले लोग लैपटॉप रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो बैग लेकर मयंक बिस्तर पर लेट गया और उस बैग को खोलकर उसमें से उसने एक लाल रंग की डायरी और लैपटॉप निकाला। देखने से ही लाल रंग की वो डायरी काफी पुरानी लग रही थी और लैपटॉप भी आम लैपटॉप नहीं था। मयंक ने चार्जर लगाकर लैपटॉप ऑन किया और लैपटॉप एक बीप की आवाज के साथ ऑन हो गया। लैपटॉप की स्क्रीन आम लैपटॉप जैसी नहीं थी। उसमें कुछ नहीं था सिवाय 16 डिजिट के पासवर्ड स्पेस के। मयंक ने लाल डायरी खोली और उसमें बहुत से अलग अलग नंबर लिखे हुए थे। उनमें से एक नंबर उसने अपने फोन में डायल किया और एक रिंग जाते ही फोन अपने आप कट गया और मयंक के फोन पर एक एसएमएस आया। एसएमएस पढ़कर मयंक ने लैपटॉप में एक नंबर टाइप किया और अगले ही पल लैपटॉप की स्क्रीन चमक उठी और मयंक के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। मयंक ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, यह हुई ना बात, 2 साल बाद भी सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे पहले था। चलो अब देखता हूं मोटा पैसा कमाने का जुगाड़ कौन से शहर से होगा। एक ही वक्त पर 3 अलग अलग बातें हो रही थी और उन तीनों के तार मयंक से जुड़े थे। जहां एक तरफ तनीषा और रागिनी मयंक के किसी आखिरी टेस्ट की साजिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मयंक शहर से बाहर एक बस्ती के मकान में एक बेहद हाईटेक लैपटॉप पर कुछ कर रहा था और वहीं तीसरी तरफ सुल्तान फोन पर मयंक के बारे में किसी से बात कर रहा था। खुदा की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कोई और नहीं खुद बिग बॉस ही थे। मेरे आदमियों ने गलती से उसके साथ मारपीट की। मैंने किसी तरह से उससे माफी मांगकर अपनी गाड़ी उसे देकर अपनी जान बचाई है। बस मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि बिग बॉस आखिर दिल्ली वापस क्यों आया है और उस बिग बॉस ने मेरे गुंडों से मार कैसे खा ली। सुल्तान की बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ वाले शख्स ने कुछ ऐसा कहा कि सुल्तान सिर से पांव तक पसीने में भीग गया और उसने खुदा हाफिज कहकर फोन काट दिया और अपने एक आदमी को चिल्लाकर कहा, कलकत्ता की टिकट बुक कर मेरी, कुछ दिन के लिए मुझे अंडरग्राउंड होना है। इतना कहकर सुल्तान अपने घर के अंदर चला गया और जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत डर लग रहा हो। उधर मयंक ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को देखना शुरू किया। स्क्रीन पर बहुत से लोगों की तस्वीरें दिख रही थी और सबसे ऊपर प्रोफाइल में लिखा था बिग बॉस। लैपटॉप पर खुली वेबसाइट दिखने में किसी डिजिटल नेटवर्किंग साइट जैसी ही थी, पर इस वेबसाइट के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। और तो और आम इंटरनेट कनेक्शन पर तो यह साइट खुलती ही नहीं थी। कुल मिलाकर यह इंटरनेट पोर्टल डार्क वेब की तरह काम करता था। मयंक ने वेबसाइट पर कुछ देर तक अलग अलग लोगों की फोटोज को देखा। उनमें से अधिकतर लोग विदेशी थे। उसके बाद मयंक ने अपनी डायरी खोली और कुछ नोट करने लगा। वेबसाइट पर हर फोटो के आगे देश का नाम, शहर का नाम, उस इंसान का बैकग्राउंड लिखा था और उसके नीचे लिखी थी एक रकम। किसी की फोटो के नीचे 10 लाख रुपए लिखे थे तो किसी की फोटो के नीचे $1 मिलियन। मयंक ने एक 50 साल की औरत की प्रोफाइल को खोला। वो एक ब्रिटिश औरत थी, पर अभी उसकी लोकेशन नेपाल की थी और उसके नाम के आगे 20 लाख रुपए लिखे थे। मयंक ने वेबसाइट के चैट बॉक्स को खोला और जैसे ही वो उसमें कुछ लिखने जा रहा था, उसके फोन पर एक मैसेज आया। मयंक ने मैसेज को रीड किया। सर्च में इंडिया और दिल्ली डालो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मयंक ने जल्दी से सर्च बॉक्स में इंडिया और दिल्ली लिखकर सर्च किया और उसके सामने एक 50-55 साल के आदमी की फोटो आई और उसके नीचे लिखी कीमत देखकर मयंक अपने बिस्तर से उछल गया।
मयंक अमाउंट देखकर चहकते हुए बड़बड़ाया, ओ तेरी 5 करोड़, ये हुई ना बात। इतना कहकर मयंक ने वेबसाइट के चैट बॉक्स में कुछ लिखा और उसके बाद लैपटॉप को बंद कर दिया। लैपटॉप बंद करते ही अगले ही पल मयंक का फोन रिंग हुआ। मयंक ने फोन उठाया और उसे लड़की की आवाज में एक वॉइस नोट सुनाई दी। कंग्रेचुलेशंस बिग बॉस, डील आपके नाम पर रजिस्टर हो गई है। आपका 1 महीने का समय शुरू हुआ। मैसेज सुनकर मयंक ने अपना फोन और लैपटॉप वापस बैग में रखा और उसे बिस्तर के नीचे रख दिया। पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद अब उसे थोड़ा आराम मिला था। मयंक ने मन ही मन सोचा कि आज का दिन कुछ अलग ही तरह से अजीब था। इतना कुछ हुआ उसके साथ, पर अब अंत में मयंक खुश था। आने वाले 30 दिनों में मयंक की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मयंक ने पास पड़ी एक टी शर्ट उठाकर पहनी और घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। मयंक ने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। मयंक को रात को ठीक से नींद नहीं आती थी। जरा सी आहट होते ही वो उठकर बैठ जाता था, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी नींद को कच्चा कर दिया था। पर आज बिस्तर पर लेटते ही मयंक को गहरी नींद आ गई। ये शायद दिन भर की भागदौड़, मारपीट, शराब का असर था, या फिर फोन पर आए उस वॉइस नोट का। यह तो मयंक ही जानता था। मयंक को सोए हुए अभी 2 घंटा ही हुआ था कि उसका फोन बजने लगा। मयंक ने आंख खोलकर देखा और बिना नंबर देखे ही फोन को साइलेंट कर कर फिर से सो गया। पर कुछ देर के बाद फिर से फोन वाइब्रेट होने लगा। बार बार फोन काटने के बाद भी कोई लगातार उसे फोन किए जा रहा था। आखिरकार झल्लाकर मयंक ने फोन उठाया। सुबह सुबह कौन मर रहा है मुझसे बात करने को? तुम चिलगोजे टेली मार्केटिंग वाले ना दिन देखते हो ना रात। मयंक फोन पर चिल्ला रहा था, पर जब सामने से एक आवाज आई तो वो चौंक गया। फोन कॉल पर एक लड़की की आवाज ने कहा, चिल्लाओ मत मयंक, उठो और फ्रेश हो जाओ। 11 बजे तुम्हें एक एड्रेस पर पहुंचना है। लोकेशन तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेज दी है। देर मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और हाँ, एक और बात, तुम्हारी बॉडी बहुत सेक्सी है, 8 पैक्स एब्स और तराशी हुई जॉ लाइन। पर तुम्हारा घर बहुत गंदा है, उसे थोड़ा साफ करो। इसके बाद फोन कट गया और मयंक की आंखों से अब नींद जा चुकी थी। उसने जल्दी से उसी नंबर पर वापस से रीडायल किया, पर वो नंबर अब स्विच ऑफ था। मयंक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसने फोन किया और कॉलर उसके घर के बारे में कैसे जानता है। ये वो जगह थी जिसके बारे में मयंक के अलावा और कोई नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था कि फोन करने वाला मयंक को देख सकता है। तभी उसने मयंक के घर और उसकी बॉडी के बारे में बात की। परेशान होकर मयंक ने एक बार फिर से वो नंबर डायल करने के लिए फोन उठाया। तभी उसने देखा कि उसके व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजी गई थी। लोकेशन देखकर मयंक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मयंक ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, यह इम्पॉसिबल है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पल पल की खबर किसी को है। वो कौन है? ये जानने के लिए मुझे इस लोकेशन पर जाना ही होगा। क्या कनेक्शन है रागिनी और तनीषा का आपस में? क्या है मयंक और बिग बॉस का सच? क्या होगा जब मयंक पहुंचेगा उस लोकेशन पर? और क्या वाकई में कोई हर पल मयंक पर नजर रखे हुए था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माफिया लवर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब डीसीपी और मिस्टर ओबरॉय आपस में बातें कर रहे थे तो मौका देखकर मयंक उन दोनों की नजरों से बचकर निकल गया। लेकिन वहां से आने के दौरान भी उसके दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था कि कैसे बिग बॉस की बातें लीक हो रही थी और कौन शख्स उसके पीछे पड़ा था और कौन उसे डबल क्रॉस कर रहा था। यह सब सोचते सोचते मयंक वहां से सीधे स्विमिंग पूल साइड में पहुंचा, क्योंकि वो जगह बिल्कुल पीछे की ओर थी जहां हर किसी की नजर नहीं पड़ती थी। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि चेयर पर पहले से ही वो नकचड़ी लड़की बैठी हुई थी। मयंक उसकी ओर आगे बढ़ा, तभी टीना की उसकी ओर नजर पड़ी और वो गुस्से में चेयर से उठ गई। तुम मेरा पीछा करते हुए यहां भी आ गए? मैंने कहा था ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर मेरे आसपास क्यों घूम रहे हो तुम? टीना गुस्से में चिल्लाने लगी।
मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे आगे पीछे मंडराने का। मैं तो शांति से बैठने के लिए आया था। पता होता कि तुम यहां बैठी हो तो मैं कभी नहीं आता। मयंक ने भी इस बार रूडली जवाब दिया, क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही काम नहीं कर रहा था। ऊपर से पुलिस कमिश्नर मिस्टर ओबरॉय के बेस्ट फ्रेंड निकल चुके थे और बिग बॉस को लेकर बातें कर रहे थे, जिससे उसे अपना प्लान मटिया मेट होता हुआ नजर आने लगा और वो अपना गुस्सा टीना पर ही निकालने लगा। मुझे तो लगने लगा है कि तुम ही हम सबकी लाइफ के लिए अनलकी हो। तुम चले जाओगे तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी, टीना ने गुस्से में कहा। मैं अनलकी? लेकिन क्यों? और ये डिसाइड करने वाली तुम कौन हो? मयंक ने भड़कते हुए कहा। याद करो, जब मैं पहली बार तुमसे मिली तो तुमने मुझे लात मारी थी और उसके बाद किस भी किया था। जब दूसरी बार मिली तो डैड पर हमला होने की खबर मिली। तुम्हारे साथ बंगले पर आने लगी तो तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, और तो और हमारा बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा और मुझे पुलिस स्टेशन तक भी जाना पड़ा। और जब तुम्हें विला लेकर आई तो डैड पर हमला ही हो गया। क्या ये सब तुम्हारे अनलकी होने की गवाही नहीं दे रहे? टीना ने ये सब एक ही सांस में कह दिया था। वाह टीना जी वाह, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। फिर आपने ये नहीं सोचा कि अगर मैं नहीं होता तो उस एक्सीडेंट से तुम्हें कौन बचाता? और ये भी तो सोचो, अभी मेरे ना होने पर तुम्हारे डैड के साथ क्या हो सकता था? मयंक भी बहस करने लगा। जो होता वो देखा जाता, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने सामने एक पल भी नहीं देखना चाहती, टीना जोर से चिल्लाई। मुझे भी ऐसा कोई शौक नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं जिसके मुझे पैसे मिल रहे हैं, मयंक ने कहा। अच्छा, क्या काम कर रहे हो तुम? टीना ने ताना मारते हुए पूछा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक, और इसी काम के लिए तो मुझे हायर किया गया है, मयंक ने साफ शब्दों में कहा। तो तुम्हें मैं अभी इस जॉब से फायर कर रही हूं, निकल जाओ यहां से, टीना ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ जा रहा हूं, मुझे भी कोई फितूर नहीं चढ़ा है तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनने का, मयंक ने और ज्यादा गुस्से में कहा। अभी उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी रागिनी वहां आ गई। मिस टीना, ये सब क्या हो रहा है? यहां इस तरह से किस बात पर बहस हो रही है इतनी? रागिनी ने पूछा। मिस रागिनी, मुझे इस इंसान की शक्ल तक नहीं देखनी, मैं इसे अभी के अभी फायर कर रही हूं, टीना ने कहा। लेकिन मिस टीना, रागिनी टीना को समझाने की कोशिश करने लगी। नहीं मिस रागिनी, मुझे ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं, टीना ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। तुम बाद में बहुत पछताओगी, मैं यहां से जा रहा हूं, अब मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, मुझे भी ऐसी नकचड़ी लड़की के साथ कोई बात नहीं करनी। यह कहते हुए मयंक वहां से बाहर निकलने लगता है। तब तक डीसीपी को रवाना कर कर मिस्टर ओबरॉय भी वहां आ गए। मिस्टर मयंक, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मिस्टर ओबरॉय ने पूछा। कुछ नहीं, मिस टीना और मयंक जी की आपस में कुछ बहस हो गई है और मयंक जी गुस्से में जा रहे हैं, रागिनी ने बताया। मिस्टर मयंक, ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, मिस्टर ओबरॉय मयंक को समझाने लगे। सर, लेकिन इनके मुंह से हमेशा कड़वी बातें ही निकलती हैं और मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। माफ कीजिए सर, लेकिन मैं और नहीं रुक पाऊंगा, मयंक ने कहा। मयंक, जल्दी से सिचुएशन को संभाल, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी बेटा। मिस्टर ओबरॉय, रोक लीजिए मुझे कैसे भी, नहीं तो मैं आपकी मौत को अंजाम कैसे दूंगा। आपकी ये लड़की भी ना, इसकी तो मैं। मयंक दिल ही दिल में कुड़ते हुए ये सब सोच रहा था और उसे बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन सिचुएशन अब तक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मिस्टर मयंक, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो हमारी कार ले जाओ, मिस्टर ओबरॉय ने कहा। नहीं सर, मैं अपने लिए टैक्सी कर लूंगा, थैंक यू, इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। लेकिन जाते जाते भी मयंक ने यह नोटिस किया कि रागिनी उसे घूर कर देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल मौजूद थी, जैसे कि वो ऐसा ही कुछ होने देना चाहती हो। मयंक मेन रोड पर जाकर टैक्सी को रोकने के लिए हाथ हिलाता है, लेकिन एक भी टैक्सी वाला नहीं रुकता। उस समय हल्की शाम हो गई थी और बादल गरज रहे थे। देखते ही देखते वहां फिर अगले ही पल तेज बारिश शुरू हो गई। तभी एक कार लहराते हुए बड़ी तेजी से उसके सामने से निकल गई। लेकिन ये क्या? आगे जाकर बड़ी तेजी से वो कार पलटकर मयंक की ओर ही बढ़ने लगी। तेज बारिश के कारण उस कार का मॉडल मयंक को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका दिल कहने लगा था
कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। मयंक ये समझ गया था कि कार में जो कोई भी मौजूद है वो उसे मारना चाहता है। वो एक्सीडेंट से बचने के लिए सड़क से नीचे उतर गया और साथ ही वो अब तक पूरी तरह से भीग चुका था। कार उसके पीछे तेजी से बढ़त बना रही थी। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि वो कार उस पर हमला करने के लिए ही आई थी। अब ये कौन सी बला है? कहीं वो शख्स जिसने मुझे मैसेज किया था वो तो नहीं? लेकिन इस वक्त मयंक के पास सोचने के लिए जरा भी वक्त नहीं था, क्योंकि मौत उसके सामने मंडरा रही थी। मयंक ने तेजी से रास्ते से हटकर अपने आप को बचाया, लेकिन वो कार बैक होकर फिर से उसकी ओर बढ़ने लगी। मयंक ने बचने की कोशिश की और जल्दी से एक मूव किया। वो एक्सीडेंट से तो बच गया, लेकिन बारिश के कारण रोड पर उसका पैर फिसल गया, जिससे वो गिर गया। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। उसके सिर पर चोट लग गई थी। उसने अपने सिर पर हाथ मसला। तभी वहां पुलिस की जीप के सायरन की आवाज आ गई, जिसके कारण हमलावर डरकर वहां से चले गए। मयंक मन ही मन भुनभुनाते हुए पैदल ही अपने घर की ओर बढ़ने लगा। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी। चोट की वजह से उसका सिर भी दर्द करने लगा था। वो आती जाती टैक्सी को हाथ देकर रोकने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन एक भी टैक्सी वाला गाड़ी नहीं रोक रहा था। जब इन्हें कमाना ही नहीं है तो टैक्सी खरीद कर यहां एयर पोल्यूशन क्यों फैलाने में लगे हुए हैं? मयंक मन ही मन टैक्सी वालों को भला बुरा कहने लगा। तभी अचानक से एक फरारी बड़ी तेजी से उसकी ओर आई, जिसकी रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गई। मयंक समझ गया था कि सामने वही हमलावर है, लेकिन कार उसके करीब आकर रुक गई। उसने ध्यान से कार को देखा। नहीं, ये कार अलग है, उसने मन ही मन सोचा। बारिश बहुत हद तक कम हो चुकी थी। बोनेट के ऊपर मौजूद विंडशील्ड ने जैसे ही बारिश की बूंदों को कार पर से साफ किया, मयंक को ड्राइविंग सीट पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वो रागिनी ओबरॉय थी, जिसे देखकर मयंक चौंक गया। मतलब मेरा शक सही था। इन सभी घटनाओं के पीछे कहीं इसी का तो हाथ नहीं? वो मन ही मन सोचने लगा। मयंक, आओ मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूं, रागिनी ने कहा। फिर जैसे ही उसने मयंक के सिर पर चोट देखी तो वो कार से उतरकर उसकी ओर बढ़ गई। मयंक, तुम्हें तो चोट लगी है, रागिनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। रागिनी उस समय बोल्ड लुक में थी। वो मॉडर्न ड्रेस पहने हुए थी। उस ड्रेस में उसका अंग अंग निखरा हुआ नजर आ रहा था। मयंक की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा और रागिनी ये देख मुस्कुराने लगी। रागिनी भी बारिश के कारण भीग चुकी थी। रागिनी मयंक के पास खड़ी थी, तभी अचानक से उसका पैर फिसला और वो गिरने लगी। मयंक ने आगे बढ़कर रागिनी को संभाला। वो एक रोमांटिक सा नजारा था। मयंक रागिनी को अभी किस करने ही वाला था कि तभी अचानक मयंक के दिमाग में कोई पास्ट का सीन घूमने लगा। उसे उसके पास्ट की कुछ बातें याद आने लगी। वो रागिनी से दूर होने लगा। उसे यह सब गलत लगने लगा। अचानक ये तुम्हें क्या हुआ मयंक? रागिनी ने असमंजस में पूछा। कुछ नहीं, कोई पुरानी बात याद आ गई थी मुझे, मयंक ने बात को टालते हुए कहा। अच्छा, क्या तुम मेरी बात मान रहे हो? टीना का फेक बॉयफ्रेंड बनना तुम्हें मंजूर है ना? रागिनी ने फिर से पूछा। इसका जवाब मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा, अभी तुम जाओ, मयंक ने कहा और वो वहां से पैदल ही जाने लगा। पैदल क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूं ना। आओ कार में बैठ जाओ, रागिनी ने कहा। फिर मयंक ने आगे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप कार में जाकर बैठ गया। रागिनी ने कार स्टार्ट की और मयंक से एड्रेस पूछकर कार को आगे बढ़ाने लगी। वहीं मयंक अपनी आंखें बंद करके किसी पुरानी याद में खोसा गया था, क्योंकि उसे उसका पास्ट याद आने लगा था। आखिर ओबरॉय मेंशन में घटी घटना के पीछे किसका हाथ था? आखिर क्या हुआ था मयंक के पास्ट में? क्या रागिनी वाकई में कोई चाल चल रही थी? आखिर कौन है जो मयंक को मारना चाहता है? मिस्टर ओबरॉय इस धमाके से हुए झटके के कारण गिरने वाले होते हैं। आप खड़े हो जाइए, आपको शॉक लगा होगा, पर ऐसा पार्सल आपके घर पर कौन भेज सकता है? टीना ने गुस्से से कहा। वही जो मेरे डैड को मारने की कोशिश कर रहा है। देखा डैड आपने,
इसीलिए मैं कह रही थी आपको संभल कर रहने की जरूरत है। कमिश्नर सर को किसी ने टिप दी थी कि कोई आपको मारने की कोशिश करने वाला है। देखा, सच हो गई ना वो बात। हम सब यहां पर हैं, तब ये सब हो रहा है। अगर आपके पास कोई नहीं हुआ और आपके ऊपर अटैक हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, बताइए आप। डोंट वरी टीना, किसी ने जानबूझकर मुझे डराने के लिए किया है। हनी, तुम ठीक हो ना? तुम डर गई होंगी। आओ यहां पर बैठ जाते हैं। ये पार्सल कौन लेकर आया था? उस नौकर को बुलाओ। जाओ, जाकर पता करो बाहर वो कुरियर वाला अब भी है या चला गया। वहीं मयंक रागिनी की तरफ गौर से देख रहा था। वो बिल्कुल शांत थी और डरी हुई थी, लेकिन बार बार मयंक को ऐसा लग रहा था जैसे रागिनी उससे कुछ और कहना चाहती है। उसकी नजरों से ऐसा लग रहा था कि मयंक के सीने पर किसी ने वार कर दिए हो और उसका सीना छलनी हो गया हो। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो रागिनी को अभी जाकर अपनी बाहों में भर ले, पर उसके साथ साथ यह भी लग रहा था कि मिस्टर ओबरॉय को मारने की कोशिश उसी की हो। रागिनी इस वक्त मयंक की तरफ देख रही थी, जैसे कहना चाह रही हो, तुमने क्यों बचाया मिस्टर ओबरॉय को। इसी बीच मिस्टर ओबरॉय ने कमिश्नर को फोन लगा दिया। कमिश्नर, मेरे घर पर एक पार्सल आया था। उस पार्सल में पता नहीं क्या था, लेकिन वो अचानक से ब्लास्ट हो गया। अच्छा हुआ वो किसी के हाथ में नहीं था। नौकर ने उसे टेबल पर रख दिया था। अगर वो किसी के हाथ में होता तो उसके साथ कोई बुरा हादसा हो जाता। मिस्टर ओबरॉय, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको संभल कर रहने की जरूरत है। ये काम किसी का भी हो सकता है। जैसे मुझे टिप मिली है, आप पर इसके बाद भी हमला हो सकता है। किसी भी अजनबी से कोई भी सामान लेने की कोशिश ना करें, कमिश्नर ने फोन पर कहा। कमिश्नर, पता लगाओ कि ये सब कौन कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं, अचानक से ये मेरा दुश्मन कहां से पैदा हो गया, जिसने मेरे घर तक इस पार्सल को पहुंचा दिया। मिस्टर ओबरॉय ने कहा। मिस्टर ओबरॉय, अभी आप कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपकी सेफ्टी के लिए अपनी पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स को आपके घर के बाहर तैनात कर देता हूं, और 2 ऑफिसर हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है कमिश्नर, जल्दी से उन्हें भेज दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली भी डर डर कर जिए। तुम्हें पता है ना, मेरी वाइफ ऐसी बातों से कितना जल्दी डर जाती है। मिस्टर ओबरॉय ने रागिनी की तरफ देखकर यह सब कहा था। रागिनी सोफे पर बैठे हुए अपने शरीर को दोनों हाथों से पकड़कर बैठी थी। मयंक उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसके कानों में कमिश्नर और मिस्टर ओबरॉय की सारी बातें साफ पड़ रही थी। वो सोच रहा था, अगर कमिश्नर सर ने मिस्टर ओबरॉय को प्रोटेक्शन दी तो वो उन्हें मारेगा कैसे। लेकिन उसके मारने से पहले भी ये सब कौन कर रहा है। रागिनी पर उसे शक हो रहा था। मिस रागिनी, आप ठीक तो है ना? आपकी तरफ देखकर लग रहा है आपको इस ब्लास्ट से बहुत शॉक लगा है। मयंक ने फिक्र भरे लहजे में पूछा। हाँ, वो अचानक ये सब हुआ ना, तो मैं थोड़ी डर गई हूं, लेकिन ठीक हूं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। थैंक यू मयंक, आपने मिस्टर ओबरॉय को गिरने से बचा लिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। रागिनी ने धीरे से स्माइल करते हुए कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं है मिस रागिनी, क्योंकि अब हम फैमिली हैं और फैमिली के लोगों का ख्याल रखना मुझे आता है। टीना और आप दोनों इस फैमिली की मेन लेडीज हैं। आप दोनों को कुछ हो जाए तो हम कैसे सह सकते हैं, है ना मिस्टर ओबरॉय? मयंक ने सहजता से कहा। मयंक, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं अपनी हनी और टीना दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। ये दोनों मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं। कमिश्नर ने कहा है वो अपने पुलिस वालों को आधे घंटे के अंदर यहां पर भेज देगा। मुझे लगता है तुम दोनों को भी अब पुलिस प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए। जब घर पर ब्लास्ट हो सकता है तो बाहर रास्ते में और ऑफिस में तुम दोनों के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम दोनों मेरी फैमिली हो। तुम दोनों को भी टारगेट किया जा सकता है, मिस्टर ओबरॉय ने समझाते हुए कहा। अभी ये सब डिस्कस चल ही रहा था कि तभी मयंक का सेलफोन टू टू की आवाज के साथ बज उठा और अपने फोन स्क्रीन की तरफ देखते ही मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। शरीफ बनने का ढोंग बहुत अच्छे से कर लेते हो तुम, बिग बॉस, लेकिन यह बात मत भूलना कि हमारी नजर तुम पर बराबर बनी है। यह मैसेज पढ़ते ही मयंक न केवल चौंक गया, बल्कि वो इधर उधर कुछ घबराहट में देखने लगा, लेकिन जल्दी से उसने खुद को संभाला और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। उसने जब ध्यान दिया तो पाया रागिनी ही उसे गौर से देख रही थी तब, मगर इस बार उसकी नजरों के मायने कुछ और थे। यह सब देखकर मयंक पहली बार कुछ उलझा हुआ दिखाई दिया। वहीं टीना ने अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, डैड, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस में पुलिस वालों को लेकर नहीं घूमना चाहती। इससे एम्प्लॉइज पर बुरा असर पड़ता है।
वो ऐसा सोच सकते हैं कि कंपनी के सीईओ को खुद की रक्षा करना नहीं आता, तो वो कंपनी की रक्षा कैसे करेगी? लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है बेटा, अगर बाहर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो? हम नहीं जानते हम पर कोई कब और कैसे अटैक करने वाला है, मिस्टर ओबरॉय ने तर्क दिया। रागिनी ने जल्दी से कहा, मिस्टर ओबरॉय आप भूल रहे हैं, टीना को प्रोटेक्ट करने के लिए अब उसका बॉयफ्रेंड है ना, मयंक उसे प्रोटेक्ट करेगा। मयंक ऑफिस में हर वक्त उसके साथ रहेगा और उसे छोड़ने घर पर भी जाया करेगा, तो हमें मिस सीईओ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्यों, है ना मयंक? रागिनी ने इतना कहते हुए मयंक को गौर से फिर एक बार देखा। ओबरॉय मेंशन में उस समय सभी दहशत में थे। आज जो घटना घटी थी उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। थैंक यू अगेन मयंक, अगर तुम नहीं होते तो यहां एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। मिस्टर ओबरॉय ने डिप्टी कमिश्नर से कॉल पर बात करने के बाद मयंक से कहा, वेलकम सर, लेकिन यह सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी जो सही समय पर मेरा दिमाग चल गया, मयंक ने जवाब दिया। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस तरह मुझ पर हमला करने की हिम्मत कौन कर सकता है, ओबरॉय साहब कहने लगे। आखिर मयंक इस बारे में कैसे बता पाता, क्योंकि उसका दिमाग तो खुद हिला हुआ था इस अटैक को लेकर। मगर फिर भी उसने खुद को संभालते हुए आगे जवाब दिया, सर, वो जो कोई भी है उसे आपके और इस बंगले के बारे में सब कुछ पता है, जिससे यह तय होता है कि वो कोई आपका जान पहचान वाला आदमी ही है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं यहां की सिक्योरिटी बढ़ाने को कह देता हूं। इतना कहकर मिस्टर ओबरॉय आगे बढ़ गए। मिस्टर ओबरॉय मयंक के दिमाग और बहादुरी से इंप्रेस हो चुके थे। अगर उस समय मयंक वहां पर नहीं होता तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। मिस्टर ओबरॉय ने तुरंत वहां अपने सिक्योरिटी चीफ को बुला लिया और उसे बंगले की सिक्योरिटी मजबूत करने को कह दिया। इधर मयंक के दिमाग में उलझन बढ़ने लगी थी। वो सोचने लगा कि ये टारगेट उसे दिया गया है तो फिर मिस्टर ओबरॉय पर इस तरह हमला किसने किया, या फिर कोई और भी है जो मिस्टर ओबरॉय की हत्या करना चाहता है। जैसे जैसे मयंक इस बारे में सोचने लगा उसका रागिनी पर शक बढ़ता जा रहा था। उसे जैसे ही पता लगा कि डिप्टी कमिश्नर ओबरॉय साहब के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो उसने काम में और भी सावधानी बरतने का फैसला ले लिया। वो किसी भी हालत में अपनी पहचान एक्सपोज नहीं होने देना चाहता था। सिक्योरिटी चीफ ने अपने स्टाफ्स को वहां पर बुलाया और उन्हें हड़काते हुए हिदायत दी, तुम सबको यहां सोने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तुम सबकी लापरवाही के कारण ओबरॉय साहब के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते हो तो तुरंत यहां से निकल जाओ, हमें ऐसे नाकारा लोगों की कोई जरूरत नहीं है। चीफ अपने स्टाफ्स पर गुस्से में बरसने लगा। सॉरी सर, आगे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, आप बेफिक्र रहिए, पूरा स्टाफ एक सुर में कहने लगा। फिर सिक्योरिटी चीफ ने अपने स्टाफ्स को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए और वहां की सिक्योरिटी की बढ़ोतरी कर दी। तभी वहां अचानक से सायरन की आवाज गूंजने लगी। डिप्टी कमिश्नर ओबरॉय मैंशन पहुंच चुके थे। बाहर खड़े गार्ड ने उन्हें सैल्यूट करके आगे का गेट खोला। सायरन की आवाज सुनकर मिस्टर ओबरॉय बाहर आने लगे। डिप्टी कमिश्नर मिस्टर ओबरॉय को देखते ही मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ गए और फिर दोनों हाथ मिलाकर गले लग गए। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों दोस्त नहीं बल्कि सगे भाई हों। और ओबरॉय साहब कैसे हैं आप? डीसीपी ने हंसकर पूछा। अभी तक तो ठीक हूं, आगे का क्या भरोसा, लोग तो मुझे निपटाने पर तुले हुए हैं, मिस्टर ओबरॉय ने हंसते हुए कहा। बेफिक्र रहो, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले का मैं वो हाल करूंगा कि अगली बार ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। मुझ पर भरोसा रखो यार, डीसीपी ने कहा। भरोसा है तभी तुम्हें याद किया है। यह कहते हुए मिस्टर ओबरॉय ने उन्हें विस्तार से पूरी घटना की जानकारी दी। कमिश्नर के इंस्ट्रक्शन पर पुलिस वहां की जांच करने के लिए जुट गई। मयंक को वहां से गायब होने में ही अपनी भलाई नजर आ रही थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। वो वहां से खिसकने ही वाला था कि मिस्टर ओबरॉय की नजर उस पर पड़ गई। हेलो मयंक, जरा यहां आओ, मिस्टर ओबरॉय ने उसकी ओर देखकर कहा। डीसीपी ने भी उसकी तरफ देखा। मयंक को ना चाहते हुए भी डीसीपी के सामने आना पड़ा। भाई साहब, ये मयंक है, इसके तेज दिमाग के कारण आज ये एक्सीडेंट होते होते बचा। अगर आज ये नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था, मिस्टर ओबरॉय ने मयंक की तारीफ करते हुए कहा। मयंक, क्या तुम इस घटना के बारे में कुछ खास बता सकते हो? डीसीपी ने मयंक को सिर से लेकर पैर तक जांचते हुए पूछा। नहीं सर, वो तो अचानक से मुझे शक हुआ और मेरा शक सही निकला भी, मयंक ने बताया। अच्छा, तो तुम मुझे बड़े काम के इंसान लग रहे हो। अगर आगे से तुम्हें ऐसा कुछ भी पता चले या कुछ याद आए
तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। लो, मेरा नंबर लिखो, डीसीपी ने कहा। थैंक यू सर, मयंक ने उनके नंबर लिखने के बाद कहा। तभी अचानक से डीसीपी को एक कॉल आया और डीसीपी ने चौंक कर फोन पर कहा। क्या कहा? बिग बॉस लौट आया है और वो इस बार और ज्यादा शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देने वाला है। बिग बॉस नाम सुनते ही मयंक के कान खड़े हो गए और वो गौर से डीसीपी की बात सुनने की कोशिश करने लगा। तो क्या वाकई में मयंक ही बिग बॉस है, ये पता चल जाएगा? और क्या इन सभी इंसिडेंट्स के पीछे रागिनी का हाथ हो सकता है? क्या मयंक मिस्टर ओबरॉय को मारने में कामयाब हो पाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माफिया लवर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।